अस्सलामुअलैकुम। सानी ने अली को बताया कि किंग काफू और हरमोल बेकर दोनों किस कार में किस जगह से जा रहे हैं। अली तेजी से कार ड्राइव करता हुआ उधर ले जाने लगा। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद उस कार के करीब पहुंच गया। किंग काफू और हरमोल बेकर आगे जा रहे थे। अली ने खिड़की से हाथ निकालकर एक फायर किया। अगली कार का पहिया एक धमाके से फटा। हरमोल के हाथों से स्टीयरिंग बहक गया। उसने कार को काबू में करने की कोशिशें की, लेकिन उसका एक बाजू पहले ही जख्मी था। कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर आई। वहां एक दुकान का सामान बड़े डब्बों में पैक हुआ रखा था। कार उस पर चढ़ते हुए एक तरफ उलट गई और फिर सड़क पर आकर छत की तरफ से घसीटती हुई जाने लगी। पुलिस मोबाइल के सायरन बजने लगे। उन गाड़ी वालों की मदद से पुलिस वालों ने किंग काफू और हरमोल बेकर को उल्टी हुई कार के अंदर से खींच कर निकाला। वो पहले ही जख्मी थे। इस वारदात ने उन्हें और ज्यादा जख्मी बनाकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस अफसर ने कहा, इन्हें फौरन करीबी अस्पताल में ले चलो। किंग काफू ने सहम कर कहा, नहीं, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, वो कातिल वहां भी पहुंच जाएंगे। अफसर ने कहा, मेरे पास पुलिस फोर्स है, कोई कातिल तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ऑफिसर, हमें बचाना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन ले चलो, हमें हवालात में बंद कर दो, हम जख्म सहना जानते हैं, वहां हमारी मरहम पट्टी हो जाएगी। किंग काफू और डॉन भाइयों जैसे बड़े मुजरिमों को पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जानते थे। वो अफसर भी उसे जानता था। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले आया। वहां उन्होंने मरहम पट्टी के दौरान बताया कि डॉन 1 और डॉन 2 उसे और हरमोल बेकर को कत्ल करना चाहते हैं। एक ने अपने बाजू पर, दूसरे ने अपनी टांग पर गोलियों के जख्म के निशान दिखाए। हरमोल बेकर ने कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन इस हादसे में इतना जख्मी हो गया हूँ कि दोनों डॉन का मुकाबला फिलहाल नहीं कर सकूंगा। आप हमें सिर्फ 24 घंटे के लिए हवालात में पनाह दे दें, ज़रा आराम आ जाए तो फिर दुश्मनों से निपट लूँगा। वहाँ के अफसरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्हें पूरी तरह सिक्योरिटी दी जाएगी और उनका इलाज भी होता रहेगा। इसके अलावा दोनों डॉन भाइयों को तलाश करके इस मामले को आला हुक्काम तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि वो आम मुजरिम नहीं थे। बड़े अफसरान जानते थे कि वह हुकूमत फ्रांस के अलावा अमेरिका के लिए भी टॉप सीक्रेट रखने वाले काम करते हैं। सानी ने अली को बताया कि दोनों डॉन एक गाड़ी में किस इलाके से गुजर रहे हैं। अली ने कहा, ड्राइव करने वाले डॉन पर हावी रहकर उन्हें भी इसी पुलिस स्टेशन की तरफ ले आओ। सानी ने उनकी गाड़ी का रास्ता बदल दिया। अली पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर था। जब उनकी गाड़ी आने लगी तो उसने छुपकर निशाना लिया, फिर विंड स्क्रीन पर गोली मारी। डॉन 1 के हाथों से भी स्टीयरिंग बहकने लगा। वो गाड़ी को अपने काबू में करते करते पुलिस स्टेशन के अहाते में घुसकर उस वक्त रुका जब गाड़ी एक दीवार से टकरा गई। कई सिपाही दौड़ते हुए आए। दोनों डॉन भाई अगली सीटों पर थे। गाड़ी दीवार से टकराई तो वो दोनों अपनी जगह से उछलकर विंड स्क्रीन के शीशे से टकराकर गाड़ी के बोनट पर आ गए। सिपाहियों ने उन्हें भी खींचकर वहां से निकाला। वो भी लहूलुहान हो गए थे। उनकी भी वहां मरहम पट्टी की गई। उन्होंने कहा कि किंग काफू और हरमोल बेकर ने उनकी कार पर गोली चलाई थी। एक अफसर ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं, किंग काफू और हरमोल बेकर तुम्हारी दुश्मनी से बचने के लिए यहाँ हवालात में पनाह ले रहे हैं। दूसरे अफसर ने कहा, उनका बयान है कि तुमने उनकी कार पर फायर करके उनकी गाड़ी उल्टा दी थी। वो दोनों भी बुरी तरह जख्मी हैं। हरमोल ने कहा, वो झूठ बोलते हैं, हमने उनकी कार पर गोली नहीं चलाई। जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं वहाँ के लोग गवाह हैं, आप इंक्वायरी करें। हमारे अपार्टमेंट की खिड़की के शीशे टूटे हुए मिलेंगे और वहीं किसी जगह फायर की हुई गोली भी मिल सकती है। दोनों डॉन को सानी सेल के पास लाया गया, जहां किंग काफू और हरमोल बेकर आराम से लेटे हुए थे। उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए। अफसरान उन चारों को समझाने लगे। वो चारों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, लेकिन सानी उन चारों के दिमागों में बारी बारी जा रही थी और उन्हें यह तस्लीम नहीं करने दे रही थी कि वो गलती पर हैं। और चारों भी खूब समझते थे कि एक दूसरे की खुफिया एजेंसी से बढ़तरी हासिल करने के लिए वो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। और पिछली रात से ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि वो अपनी मुखालिफ एजेंसी को नीस्त नाबूद करने के लिए खून की होली खेलते खेलते सुबह कर चुके थे। डॉन 1 ने कहा, ऑफिसर, आप लोग हमारे दरमियान ना आए, आज आखिरी फैसला होगा, इस पार या उस पार। हम में से किसी एक की एजेंसी बाकी रहेगी और दूसरी हमेशा के लिए अपने सरबराह और उसके चमचों के साथ नाबूद हो जाएगी। ये कहते ही डॉन 1 ने रिवॉल्वर निकाला। सानी ने एक अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। उस अफसर ने सानी की मर्जी के मुताबिक अपना और अपने साथी अफसर का रिवॉल्वर बड़ी फुर्ती से निकालकर आनी सलाखों के पीछे किंग काफू और हरमोल बेकर के पास फेंक दिया। उस वक्त तक दोनों डॉन ने फायरिंग की। किंग काफू और हरमोल बेकर को गोलियां लगी, लेकिन उनमें इतनी जान थी कि उन्होंने भी अफसरान के रिवॉल्वर फर्श पर से उठाकर दोनों डॉन भाइयों पर तड़ातड़ गोलियां चलाईं। दोनों डॉन भी दम तोड़ते तोड़ते गोलियां चलाते रहे। फिर एकदम से खामोशी छा गई। गोलियां चलाने वालों में से कोई जिंदा नहीं रहा और दोनों अफसरान अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर छुपते फिर रहे थे। अली ने हॉटलाइन पर अमरीकी फौज के आला अफसर से रब्ता किया। फिर कहा, मैं अली तैमूर बोल रहा हूँ, हुकूमत फ्रांस से रिपोर्ट हासिल करो। रॉबर्टो और किंग काफू दोनों की एजेंसियां नहीं रही हैं, क्योंकि तुम्हारे इशारों पर नाचने वाले एजेंसियों के सरबराह भी मौत के घाट उतर गए हैं और वो सब कानून के मुहाफिजों की आंखों के सामने पुलिस स्टेशन में मारे गए हैं। तुम खुश थे कि हमारे पापा को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन इस कत्ल के बाद कितने कातिल मारे गए हैं और तुम्हारे कितने करोड़ों डॉलर उन पर खर्च हो रहे हैं।
इसका हिसाब करते रहो, क्योंकि आइंदा भी हिसाब का ये खाता खुला रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये कहकर अली ने रिसीवर रख दिया। हालात ने फिर पारस और पोरस को एक ही जगह पहुंचा दिया था। पोरस अभी बेखबर था कि पारस उसके ताक़ुब में है और दवाओं के जिन फार्मूलों को हासिल करने वह हनुमान जी के मंदिर में आया था, वहां पारस ने भी पहुंचकर सानी की ख्यालख्वानी के जरिए उन फार्मूलों के मुतल्लिक मालूम कर लिया। उधर सानी और पारस ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन ख्यालख्वानी करने वाला है जो पोरस की मदद कर रहा है। वो अंदाज़ा कर रहे थे कि शायद उसके साथ रहने वाली जहरीली नासरा अब ख्यालख्वानी करने लगी है और उसे उसकी पिछली ज़िंदगी याद आ गई है। उनका दूसरा अंदाज़ा था कि नीलमा और पोरस के दरमियान बहुत पहले दुश्मनी थी, शायद अब सुलह हो गई और वो टेलीपैथी के जरिए पोरस के काम आ रही है। तीसरा अंदाज़ा एल्पा के सिलसिले में था, मगर यह अंदाज़ा कमज़ोर था। पारस ने कहा, पोरस इन फार्मूलों का राजदार एल्पा को कभी नहीं बनाएगा, वो इतनी मक्कार है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। वैसे सानी, तुम पोरस पर नज़र रखो, जब भी उसे खला में तकते हुए और सोचते हुए देखो तो समझ लो कि उसके दिमाग में कोई बोल रहा है। ऐसे वक्त तुम पोरस के दिमाग में जाओगी तो वह तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। सानी ने कहा, हाँ पहले भी मैंने यही किया था, आइंदा भी यही करूंगी। उसके दिमाग में कोई बोलता रहेगा तो पता चलेगा कि वो कौन है। कभी कभी महाराज की तरफ ध्यान जाता है, मगर बात वही है कि पोरस उन फार्मूलों के सिलसिले में महाराज को भी अपना राजदार नहीं बनाएगा। पोरस ने तकरीबन 3 बरस पहले इन फार्मूलों को हनुमान जी के बड़े से मुजस्मे के दुम में छुपा कर रखा था और वहाँ के पंडितों और पुजारियों पर तनवीमी अमल किया था। उनके दिमागों में ये बात नक्श की थी कि कभी वो मुजस्मे के अंदर से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात निकालेंगे तो इन फार्मूलों के बंडल को नज़रअंदाज करेंगे और उस बंडल को उसी दुम में महफूज रहने देंगे। उसने फार्मूलों को महफूज रखने का अच्छा तरीका अपनाया था, लेकिन अचानक मंदिर की इंतज़ामिया बदल गई। वहाँ नंदूलाल भंडारी नाम का एक बड़ा असर और रसूख वाला आदमी था। बाद में पता चला कि भंडारी के ताल्लुकात अंडरग्राउंड माफिया से हैं। जब उसे मालूम हुआ कि मंदिर के तहखाने में और हनुमान जी के मुजस्मे के अंदर खजाना भरा है, तो उसने मुजरिमाना अंदाज में इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहाँ की इंतज़ामिया का सरबरा बन गया। उसने मुजस्मे के अंदर हीरे जवाहरात के अलावा कागजात का एक बंडल देखा। इसे खोलकर एक सरसरी नज़र इस पर डाली तो पता चला कि वो गैर मामूली अद्वियात के बहुत अहम फार्मूले हैं। उसने सोचा उसे अपने मुजरिमाना मामलात से जब भी फुर्सत मिलेगी तो वो किसी बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर को ट्रैप करके इन फार्मूले से गोलियां तैयार कराएगा। पोरस ने जिन पंडितों और पुजारियों को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था, उन सबको नंदूलाल भंडारी ने वहां से हटा दिया और अपने मतलब के पंडितों और पुजारियों को वहां की जिम्मेदारियां सौंप दी थी। उन नए आने वालों ने भंडारी को वो फार्मूले ले जाने से नहीं रोका, क्योंकि वो भंडारी के नमकख्वार थे और फार्मूलों की अहमियत को भी नहीं समझते थे। पोरस ये सोच कर आया था कि वो फार्मूले आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सैयद जलालुद्दीन पाशा ने ख्यालख्वानी के जरिए मालूमात हासिल करके उसे बताया कि फार्मूले भंडारी के पास हैं और वो इटली गया हुआ है। ये बात समझ में आने वाली थी कि भंडारी वो फार्मूले इटली लेकर नहीं गया होगा, अपने घर के किसी सेफ में हिफाजत से रखा होगा। सानी ने भी पंडितों और पुजारियों के ख्यालात पढ़कर यही बातें मालूम की थी। लिहाजा पारस और पोरस के लिए लाजमी हो गया था कि भंडारी की तस्वीर हासिल करें, फिर उस तस्वीर की आंखों में जलाल पाशा और सानी झांक कर मालूम करें कि उसने फार्मूले कहाँ रखे हैं। उनके रिश्तेदारों के ख्यालात पढ़ने से भी मालूम हो सकता था। उन पुजारियों के ख्यालात से मालूम हो गया कि भंडारी की हवेली कहाँ है। उस हवेली में उसकी एक बीवी और 2 जवान बेटे हैं। वो अपने दोनों बेटों को बहुत चाहता था और जितनी दौलत कमाता उन दोनों में आधी आधी तकसीम कर देता। ये कहता कि वो जैसी मुजरिमाना ज़िंदगी गुजार है, ऐसी ज़िंदगी अचानक मुख्तसिर हो जाती है। कोई भी दुश्मन बेखबरी में गोली मार देता है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में दौलत और जायदाद दोनों बेटों में तकसीम कर चुका था और अब भी जो कुछ हासिल करता था वो सब उनके हवाले कर दिया करता। सानी और पारस ने एक होटल में क़याम किया। उनके करीब ही नीलमा और पोरस दूसरे होटल में थे। एक आध बार आते जाते उनका सामना हुआ था, लेकिन पोरस उन्हें नहीं पहचान पाया। भंडारी की हवेली में मुलाजिम और मुसल्ला पहरेदार थे। सानी और जलाल पाशा उनके जरिए भंडारी की धर्म पत्नी पुष्पा देवी के दिमाग में पहुंच गए थे। पुष्पा देवी के ख्यालात ने बताया कि भंडारी अगरचे मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारता है और अपने दुश्मनों के लिए नहायत ख़तरनाक है, ताहम एक मोहब्बत करने वाला शौहर और नहायत शफीक बाप है। शराब और शबाब से दूर रहता है। उसने अपने दोनों बेटों को भी नशे और औरतों से दूर रखने की कोशिशें की, लेकिन बेइंतहा दौलत के बायस उनकी आदतें कुछ बिगड़ गई थीं। फिल्मी हीरोइनों को फांसने के लिए फिल्मसाज बनकर करोड़ों रुपए खर्च करते और मुंबई शहर में ज़्यादा रहते। पारस और पोरस का तरीक़ेकार तकरीबन एक जैसा था। उन दोनों की ख्यालख्वानी करने वाले जलाल पाशा और सानी ने 2 मुख्तलिफ मुलाजमों के दिमागों पर कब्जा जमाया। उन्हें मजबूर किया कि पुष्पा देवी के पास तस्वीर की जो एल्बम है उसमें से उनके दोनों जवान बेटों जय आनंद और किशोर की तस्वीरें चुरा कर ले आएं। उस हवेली के तमाम मुलाजिम वफादार थे। पुष्पा देवी वहाँ इत्मीनान से और बेफिक्री से रहती थी। किसी चोर की मजाल नहीं थी कि इस हवेली के हाथ में कदम रखता। लेकिन उस रात अचानक आंख खुली तो उसने अपने एक मुलाजिम को देखा। वो एक शेल्फ में से एल्बम लेकर खोल रहा था और उसमें से तस्वीरें निकाल रहा था। वो बिस्तर से उठकर हैरानी से बोली, रामू तू मेरे कमरे में? रामू एकदम से घबराकर दोनों हाथ जोड़कर बोला, क्षमा चाहता हूँ मालकिन, मैं दिल से मजबूर होकर आया हूँ, मगर रुपए पैसे चुराने नहीं आया हूँ। इस एल्बम में से क्या निकाल रहा है? उसने विजय आनंद और किशोर की तस्वीरें दिखाकर कहा, मैं दोनों छोटे सरकार की तस्वीरें लेने आया हूँ।
तस्वीरें क्यों लेने आया? क्या मेरे बच्चों पर जादू टूना कराएगा? वो दोनों कानों को पकड़कर फिर तौबा के अंदाज में अपने गालों पर थप्पड़ मारकर बोला, राम राम, मैंने बचपन से इस घराने का नमक खाया, कभी एक पैसे का लालच नहीं किया। जब से छोटे सरकार किशोर जी ने मेरे भाई को मुंबई शहर में नौकरी दिलाई है, तब से मैं आपके दोनों बेटों को भगवान मानने लगा हूँ। आज मेरे दिल ने मजबूर किया कि मैं ये तस्वीरें ले जाकर राम लक्ष्मण और सीता देवी की तस्वीरों के साथ दीवार पर लगाऊं और इनकी भी पूजा करता रहूं। मैं जानती हूँ तू बहुत वफादार है, मगर तस्वीरें मांग कर ले जा सकते है। मालकिन, मुझे डर था अगर मैं आपके देवताओं जैसे बेटों की पूजा की बात करूंगा तो आप तस्वीरें देने से इनकार कर देंगी। आप मेरे धार्मिक जज्बात को ना समझकर इन देवताओं की पूजा करने से मना करेंगी। बस आप ये समझें कि मैं इन देवताओं की मोहब्बत में अंधा होकर जिंदगी में पहली बार एक चोर की तरह आपके कमरे में आया हूँ। वो आखिर एक माँ थी, अपने बेटों को देवताओं का दर्जा देने पर बहुत खुश हुई। उसने रामू के शाने को थपक कर कहा, जा ले जा, दोनों की तस्वीरें ले जा, लेकिन खबरदार फिर कभी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में ना आना। वो दोनों की तस्वीरें लेकर जाने लगा। उसे इतनी बातें बनानी नहीं आती थी। उसके अंदर जलाल पाशा रहकर उसकी जुबान से पुष्पा देवी को कायल कर चुका था। जब वो कमरे से बाहर चला गया तो पुष्पा देवी ने दरवाजे को बंद कर दिया। जलाल पाशा उसी मुलाजिम रामू के दिमाग में रहा ताकि वो अभी होटल की तरफ आकर दोनों तस्वीरें उसके हवाले कर दे। पुष्पा देवी दरवाजे को बंद करके बिस्तर की तरफ जाने लगी, फिर सेंटर टेबल पर रखे हुए एल्बम को देखकर रुक गई। वहां से घूमकर एल्बम के पास आई। इसे उठाकर शेल्फ में रखने से पहले बेटों की तस्वीरों को देखकर मुस्कुराने लगी। इस एल्बम में सिर्फ दोनों बेटों की तस्वीरें थीं। उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें दिन रात देखती थी, यानी इतनी बार देख चुकी थी कि उसे बेटों की एक एक तस्वीर याद थी। अभी इनमें से 2 तस्वीरें रामू ले गया था। उसने एल्बम के 2-4 औराक उलट कर देखे तो एक जगह मजीद 2 तस्वीरों की जगह खाली थी। वह हैरानी से सोचने लगी, इसमें से अभी सिर्फ 2 तस्वीरें निकाली गई हैं, लेकिन ये और 2 तस्वीरें कहाँ हैं? मैंने सुबह पूजा करने के बाद देखा था, यहाँ वो तस्वीरें थीं। ताज्जुब में मैंने सिर्फ 2 तस्वीरें दी और यहाँ 4 तस्वीरों की जगह खाली हो गई। वो सोचती रही, हैरान होती रही, लेकिन कभी समझ नहीं पाती कि दोपहर को जब वो सो रही थी तो सानी के कालेकार मुलाजिम ने आकर एल्बम से वो तस्वीरें निकाल ली थी। वो तस्वीरें शामी को सानी और पारस के पास पहुंच गई थी। सानी ने उन दोनों भाइयों विजय आनंद और किशोर के ख्यालात पढ़े। फिर पारस से कहा, दोनों भाई हम मजाज नहीं हैं, लेकिन बाप के डर से मिलजुल कर रहते हैं। औलाद को बाप की तमाम दौलत मिल जाए तो वो बागी हो जाती है, हत्ता कि बाप को भी धक्के मारकर घर से निकाल देती है। लेकिन वो दोनों बाप से खौफजदा रहते हैं। ये जानते कि बाप ने इतनी दौलत काले धंधों से कमाई है और अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने कत्ल किए हैं। अगर वो बगावत करेंगे तो वो नाफरमान बेटों को भी कत्ल कर सकते हैं। पारस ने पूछा, वो आजकल मुंबई में क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक नई फिल्म बनाने का ऐलान किया है। वो अपनी हर फिल्म में 2 हीरोइन साइन रखते हैं, क्योंकि एक भाई अपनी पसंद की हीरोइन का साइन करता है और दूसरा भाई अपनी पसंद की हीरोइन लेता है। फिर वो अपनी फिल्म की कहानी सुनाने के लिए उन 2 हीरोइनों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में 1 आध हफ्ते के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार दोनों में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। क्या हीरोइनों की वजह से? हाँ, इस बार एक भाई विजय आनंद माधुरी दीक्षित का दीवाना हो रहा है और दूसरा भाई मनीषा कोइराला के लिए बेचैन हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो लाखों रुपए लुटाकर दोनों को साइन कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 रहने के लिए मनीषा, माधुरी और करिश्मा कपूर में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। करिश्मा कपूर तो एक बार माधुरी के साथ आ चुकी है, लेकिन मनीषा इनकार कर रही है। कहती है उसका रोल ज़रा भी माधुरी से कम लिखा जाएगा तो उसे नुकसान पहुंचेगा। पारस ने कहा, लाहौल बिला कुव्वत, हम अपने मकसद से हटकर इन हीरोइनों के बखेड़े में क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि इस तरह दोनों भाइयों का मजाज मालूम होगा। वो अपने छिछोरेपन की वजह से एक दूसरे की मुखालफत करते रहते हैं। उनका बाप नंदूलाल भंडारी उनकी आदतों को अच्छी तरह जानता है और उनसे कहता है कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में दोनों के साथ बराबर इंसाफ ना किया तो वो दौलत और जायदाद के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी में ही दोनों को अपनी सारी कमाई के 2 बराबर हिस्से करके उन्हें दे दिए। क्या विजय आनंद और किशोर इन गैर मामूली अद्वियात के फार्मूलों के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, भंडारी ने वो तमाम कागजात दोनों बेटों को दिखाए हैं। उनसे कहा कि वो इन फार्मूलों के जरिए लाखों करोड़ों रुपए कमा सकती हैं। उन देसी दवाओं के फार्मूले भी हैं जिनके जरिए टेलीपैथी जाने वालों को ख्याल ख्वानी की सलाहियतों से महरूम किया जा सकता है। और ऐसी दवा के फार्मूले भी हैं कि वो दवा जिस पर स्प्रे कर दी जाए वो तकरीबन 1 घंटे के लिए साकित हो जाता है। अगर वो खड़ा है तो खड़ा ही रह जाता है, अगर बैठा है तो बैठा ही रह जाता है। ऐसे वक्त तो ख्याल ख्वानी भी करने के काबिल नहीं रहता। उसने समझा दिया कि अमेरिका जैसे मुल्क ऐसे फार्मूलों को हासिल करने के लिए उन्हें करोड़ों डॉलर्स दे सकता है। इन फार्मूलों को बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना होगा। दोनों बेटे दावा करने लगे कि वो इन्हें लॉकर में छुपा कर रखेंगे। पारस ने पूछा, क्या भंडारी ने वो फार्मूले अपने किसी बेटे को दे दिए? वो बेटों से कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर वह किसी एक को फार्मूले देता तो दूसरा नाराज़ हो जाता और माँ के पास जाकर शिकायतें करने लगता। इसलिए भंडारी ने इन फार्मूलों के जो 30 कागजात हैं उन्हें दोनों आपस में तकसीम कर दिए। पारस ने पूछा, यानी फार्मूलों के 15 कागजात विजय आनंद को और 15 कागजात किशोर आनंद को दिए? नहीं, यही तो गड़बड़ है। भंडारी ने 30 कागजात को दरमियान से काटकर 60 कागजात कर दिए। फिर उनमें से ऊपर के 30 कागजात के हिस्से विजय आनंद को और नीचे के 30 कागजात के हिस्से किशोर आनंद को दे दिए। अरे भंडारी ने यह क्या हमाकत की? भंडारी ने अपने तौर पर समझदारी से काम लिया है।
दोनों में से कोई भाई तन्हा उन फार्मूलों से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। उन्हें दवाएं तैयार करने के लिए आपस में मुत्तहिद रहना पड़ेगा। फिर कोई दुश्मन इन्हें चुराना चाहे तो चुराने वाले को कभी मुकम्मल फार्मूले नहीं मिलेंगे। हमें तो मुकम्मल चाहिए। क्या वो मुंबई के बैंकों के लॉकरों में है? हाँ, दोनों के अकाउंट्स अलग अलग बैंकों में है। मैं दोनों को बारी बारी ट्रैप करके उनके बैंक में ले जाकर लॉकर से वो फार्मूले निकलवा लूंगी। तुम पोरस को क्यों भूल रही हो? क्या वो हाथ पर हाथ धरा बैठा होगा? उसके टेलीपैथी जानने वाले ने भी तुम्हारी तरह मालूमात हासिल की होंगी। हमें फौरन मुंबई के लिए रवाना होना चाहिए। सानी ने होटल से निकलने से पहले उस होटल के काउंटरमैन के ख्यालात पड़े जहां पोरस नासरा के साथ एक कमरे में था। पता चला कि उनके कमरे की चाबी काउंटर कीबोर्ड पर नहीं है। इसका मतलब था कि पोरस नासरा के साथ कमरे में है। वहां से मुंबई की तरफ रवाना होते वक्त रात हो रही थी। सानी ने कहा, पोरस बहुत तेज तर्रार है, किसी मामले में देर नहीं करता, लेकिन अभी वो इस होटल में है। क्या उसके टेलीपैथी जानने वाले ने अभी तक उन फार्मूलों का सुराग नहीं लगाया होगा? बात यह है कि पोरस के वहम गुमान में भी ये बात नहीं है कि मैं उसके फार्मूले ले जाना चाहता हूँ। मालूम होता तो वो किसी न किसी तरह तीर बनकर मुझसे पहले अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करता। दूसरी बात यह है कि उसका टेलीपैथी जानने वाला कुछ सुस्त रफ्तार है। फिर उसकी राह में कोई रुकावट पैदा हो रही है। सानी, हम कल सुबह बैंक खुलने से पहले मुंबई पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें हर लम्हे पोरस के बारे में कुछ ना कुछ मालूम करते रहना चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि अपने मुखालिफ से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मुश्किल यह है कि पोरस की तरह नासरा भी पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती है। मुझे मालूम नहीं हो सकता कि उनका टेलीपैथी जानने वाला कब उनके दिमागों में आता है और कब मुझे उनके अंदर जाकर उनकी मसरूफियात मालूम करना चाहिए। बस एक ही सूरत है कि उनका टेलीपैथी जानने वाला विजय आनंद और किशोर के दिमाग में पहुंचे तो अपना रास्ता भी खुलेगा। वह जरूर उन भाइयों के दिमागों में जाएगा। तुम भी उन भाइयों के अंदर झांकती रहो, जल्दी कुछ मालूम हो सकेगा। वो कार ड्राइव करते हुए हाईवे पर पहुंच गई। रात के 10 बजे सानी ने कहा, मैं कई बार विजय आनंद और किशोर के दिमागों में जा चुकी हूँ। वहाँ किसी ख्याल खोनी करने वाले की मौजूदगी का पता नहीं चल रहा। हो सकता है वो उन भाइयों के अंदर रहकर उनके ख्यालात पढ़ो। ऐसे वक्त मैं भी उनके ख्यालात सुन सकती हूँ, जो पहले ही फार्मूलों के सिलसिले में सुन चुकी हूँ। अब मैं बार बार उनके पास नहीं जाना चाहती। बार बार जाने में क्या हर्ज है? समझा करो, दोनों पक्के अय्याश हैं। 2 हसीन लड़कियों को फिल्म में चांस देने का झांसा देकर अपने अपने बेडरूम में लाएं। क्या मुझे ऐसे वक्त जाना चाहिए? पारस ने हंसते हुए कहा, अच्छा आराम करो, 2 घंटे के लिए सो जाओ। वो दोनों तब तक मस्तियां करते करते थक जाएंगे। सानी पिछली सीट पर जाकर लेट गई, फिर दिमाग को हदायत देकर सो गई। पारस सोचने लगा, ये पोरस अभी तक होटल में क्यों है? कोई चाल जरूर चल रहा है। शायद वो मुंबई शहर जाना जरूरी ना समझता हो। वो अपने टेलीपैथी जानने वाले और दूसरे मातियतों के जरिए विजय आनंद और किशोर को ट्रैप करेगा। उनसे फार्मूले हासिल करने वाले मातियत और उसका टेलीपैथी जानने वाला साथी वो फार्मूले लेकर मुंबई से वापस इसी होटल में आएंगे जहां वो नासरा के साथ है। वो मुख्तलिफ पहलुओं से सोच रहा था। सानी भी टेलीपैथी के जरिए उन दोनों भाइयों के लॉकरों से फार्मूले निकलवा सकती थी। मैं भी अपने मातियतों के जरिए उन कागजात को अपने पास होटल में मंगवा सकता था। लेकिन उसके बरक्स पोरस होटल में आराम कर रहा है और मैं सैकड़ों मील दूर मुंबई जा रहा हूँ। वो पोरस के मजाज पर और चालने चलने के अंदाज पर गौर करने लगा तो ये सोचकर इत्मीनान हुआ कि वह मामलात में कामयाबी हासिल करने तक मुतमईन नहीं होता। गैर मामूली फार्मूलों का मामला इतना अहम था कि वह सुकून से होटल में नहीं रह सकता था। इस होटल में रहने से यही बात समझ में आ रही थी कि उसे मतलूबा मालूमात मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हुई हैं और वह इसलिए होटल में मुतमईन है कि उसे अपने इस अहम मामले में पारस की मदाखलत की तवक्को नहीं है। सानी रात के 1 बजे बेदार हुई। वह पिछली सीट पर लेटी हुई थी। जागते ही याद आया कि वो पारस के साथ मुंबई जा रही है। उसने लेटे ही लेटे ख्याल ख्वानी की परवाज की और विजय आनंद के दिमाग में पहुंची। वह पीने के बाद एक हसीना के साथ बड़ी मदहोशी में सो रहा था। उसके दिमाग में खामोशी थी। ऐसी कोई सोच नहीं थी जिसका ताल्लुक उन भाइयों से और फार्मूलों से हो। उसने किशोर के पास जाकर उसके ख्यालात पढ़े तो वो भी सो रहा था, मगर उसके चोर ख्यालात बोल रहे थे। उन फार्मूलों के बारे में कह रहे थे कि उनके बाप भंडारी ने 29 कागजात के टुकड़े करके 60 कागजात बना दिए। उन फार्मूलों को दरमियान से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके दोनों बेटों को इंसाफ के मुताबिक बराबर हिस्सा दिया है। सानी समझ रही थी कि कोई टेलीपैथी जानने वाला किशोर के दिमागी चोर खाने से ये बातें उगलवा रहे। ऐसी वक्त सानी ने उसके दिमाग में एक लड़की की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, अब्बू मैं विजय आनंद के दिमाग में गई थी। उसने इतनी ज़्यादा पी है कि बिल्कुल मदहोश है। मैं उसके चोर ख्यालात तो गुलवाना चाहती हूँ तो उसके ख्यालात ऐसे बेतरतीब होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आते। इसके जवाब में टेलीपैथी जानने वाले की आवाज़ सुनाई दी, बेटी कोई बात नहीं है, मैंने किशोर के ख्यालात से बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। आओ हम पोरस के पास चलें। इसके बाद खामोशी छा गई। यह समझ में आने वाली बात थी कि वो दोनों पोरस के पास गए हैं। सानी ने भी वहां पहुंचकर मालूम किया। पोरस ने उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में सना पाशा और जलाल पाशा पहले से मौजूद थे और उसे उन फार्मूलों के बारे में बता रहे थे। पोरस ने अपनी जगह से उठकर नासरा को नींद से जगाया, फिर कहा, अपना सामान अटैची में रखो, हम अभी मुंबई चलेंगे। फिर उसने सोच के जरिए कहा, पाशा अंकल, आप दोनों बाप बेटी हमारी खातिर रात को जाग रहे हैं और शायद कल तक भी सोने का मौका ही नहीं मिलेगा। सना ने पोरस से कहा, भैया आप अब्बू को अंकल और मुझे बहन कहते हैं, फिर गैरों की तरह ये क्यों सोचते हैं कि हम आपके लिए जहमत उठा रहे हैं। सना मेरी सगी बहन होती तो मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें मान और मर्तबा देता।
तुम ऐसे मामलात में शामिल होकर तजुर्बात हासिल करना चाहिए। लेकिन अभी तुम्हारे अबू का साथ काफ़ी है, तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जलाल पाशा ने कहा, हाँ बेटी, तुम अब आराम करो, मैं पोरस के साथ रहूँगा। कल दोनों भाइयों के दिमाग में जाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। एक के अंदर मैं और दूसरे के अंदर तुम रहोगी। हम दोनों भाइयों के दिमागों पर कब्जा जमा कर उनके लॉकरों से वो फार्मूले निकलवाएंगे। पोरस ने कहा, पाशा अंकल, मुंबई पहुंचने तक आपकी भी ज़रूरत नहीं होगी। प्लीज़ आप भी जाकर नींद पूरी कर लें। कल सुबह 7 बजे तक मेरे पास आ जाएं। सानी दिमागी तौर पर पिछली सीट पर हाजिर हो गई। पारस ने ड्राइव करते हुए उसे अकबनुमा आईने में देखकर कहा, मैं सोच रहा था कि तुम्हें आवाज़ देकर जगाऊं। मैं जाग रही थी, लेटी हुई ख्याल ख्वानी कर रही थी। पोरस को भी आध घंटा पहले उन फार्मूलों के मुतालिक मालूम हुआ है। वो भी नासरा के साथ मुंबई की तरफ रवाना हो चुका है। पारस ने कहा, वो इतनी देर से रवाना हुआ है? कल बैंक बंद होने के बाद मुंबई पहुंचेगा। उसका टेलीपैथी जाने वाला बैंक के औकात में उन दोनों भाइयों को बारी बारी ट्रैप करके उनके लॉकरों से फार्मूले निकलवाएगा। तुम्हारे लिए एक नई इत्तला है। पोरस के साथ एक नहीं 2 टेलीपैथी जाने वाली हस्ती हैं। पारस ने हैरानी से पूछा, ये 2 टेलीपैथी जाने वाले कहाँ से पैदा हो गए? क्या वो हमारे जानने पहचानने वाले हैं? वो हमारे लिए नए हैं। वो ख्याल ख्वानी करने वाले बाप बेटी हैं। बेटी का नाम सना पाशा है, बाप का पूरा नाम नहीं मालूम हो सका। पोरस उसे पाशा अंकल कहता है। इसका मतलब है कि पोरस का पलड़ा भारी हो रहा है। किसी दिन उसकी महबूबा नासरा भी ख्याल ख्वानी करने लगेगी। कल उनकी प्लानिंग ये होगी कि विजय आनंद और किशोर में से एक के दिमाग पर पाशा कब्जा जमाएगा और दूसरे भाई को सना ट्रैप करके बैंक ले जाएगी। हाँ, पोरस बहुत लकी है। मौजूदा मामले से निमटने के लिए 2 टेलीपैथी जाने वालों की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक बाप बेटी उसका सहारा बन गए हैं। पोरस की खुशकिस्मती के साथ बदकिस्मती भी है। वो कैसे? वो कल दोपहर से पहले मुंबई नहीं पहुंच सकेगा। वो बाप बेटी उसके लिए काम करेंगे। उनमें से एक विजय आनंद को और एक किशोर को ट्रैप करेगा। मैं उनके दिमागों में रहकर बता दूंगी कि पाशा किस भाई के दिमाग में है। तुम उस भाई का ताक़ुब बैंक तक करोगे और सना जिस भाई के दिमाग में रहेगी उसका ताक़ुब मैं करूंगी। जब वो दोनों भाई अपने अपने बैंक के लॉकर से फार्मूले निकाल कर बैंकों से बाहर आएंगे तो हम और हमारे माथे तो उनसे फार्मूले छीन कर ले जाएंगे। यही करना होगा। पोरस को मुंबई पहुंचने से पहले अपनी नाकामी की इत्तला मिल जाएगी। सानी ने कहा, गाड़ी रोको, अब मैं ड्राइव करूंगी। तुम्हें सुबह ताज़ादम रहने के लिए सोना चाहिए। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। वो पिछली सीट पर आ गया। सानी स्टीयरिंग सीट पर आकर ड्राइव करने लगी। आदमी अपनी कामयाबियों के लिए बहुत कुछ सोचता है और जहानत से काम लेकर कामयाब भी होता है, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होता। कभी कभी जहानत से भरपूर तदाबीर के बावजूद बदकिस्मती रंग ले आती है। बेचारे पोरस के साथ भी यही कुछ हुआ। वो दोनों बाप बेटी उसी मुरलीधर बांद्रे के इदारे में थे। पोरस ने जहरीली गोली से मुरलीधर बांद्रे को जख्मी करके उसे टेलीपैथी और आत्मशक्ति से महरूम किया था। उधर जख्मी भाई मुरलीधर बांद्रे अपनी बहन वर्षा की वापसी का इंतजार कर रहा था। बार बार जलाल पाशा को बुलाकर पूछता था कि उसकी बहन किस हाल में है। शाम को जलाल पाशा ने कहा, बहुत बुरी खबर है। मेरी सोच की लहरों को वर्षा और उसके बॉडीगार्ड्स के दिमाग नहीं मिल रहे। मेरी ख्याल ख्वानी की लहरें बार बार वापस आ रही हैं। मुरलीधर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमे वाली बात थी। एक तो पोरस ने उसे जख्मी करके उसे टेलीपैथी और आत्मशक्ति से महरूम कर दिया था और अब उसका इलाज कराने वाली बहन कहीं मर चुकी थी। मुरलीधर को शुबा था कि जलाल पाशा ने उसकी बहन को हलाक किया है ताकि उसकी बहन जहर का तोड़ करने वाली दवा का फार्मूला ना ला सके और वह अपनी बेटी सना के साथ ही इस इदारे का सरबराह बनकर रह सके। वैसे जब मुरलीधर टेलीपैथी और आत्मशक्ति का इल्म रखता था तब वो भी जलाल पाशा और सना को अपने से कमतर बनाकर रखता था और अपने अहम राज उनसे छुपाता था। उसने आत्मशक्ति के जरिए पोरस के ख्यालात पढ़कर उन गैर मामूली दवाओं के फार्मूलों के मुतालिक मालूम किया था और यह अहम राज उन बाप बेटी से छुपाया गया था। जब वो जख्मी होकर बिस्तर पर पहुंच गया तो जलाल पाशा ने मौके से फ़ायदा उठाकर पोरस से दोस्ती की थी। जलाल पाशा अब टेलीपैथी के जरिए इदारे के मुसल्लह गार्ड्स को अपने काबू में रखता था, लेकिन उनमें से 4 गार्ड्स योगा के माहिर थे। उनमें से 2 वर्षा के साथ फार्मूले लेने गए थे और मारे गए थे। बाकी 2 गार्ड्स मुरलीधर के वफादार थे। जलाल पाशा पोरस के काम आने के दौरान में अपनी बेटी सना को समझाया करता था कि इदारे के तमाम गार्ड्स के दिमागों में जाती रहे ताकि उसे दोस्तों और दुश्मनों की पहचान होती रहे। जब जलाल पाशा ने मुरलीधर को उसकी बहन वर्षा की मौत की खबर सुनाई तो उसके दिमाग में भी झांकता रहा। आत्मशक्ति रखने वाला मुरलीधर जहरीली गोली के जख्म के बाइस पाशा की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था और अपनी मनफी ख्यालात को किसी तरह छुपा भी नहीं सकता था। इस तरह पाशा ने उसके चोर ख्यालात से मालूम किया कि मुरलीधर अंदर ही अंदर जलाल पाशा को अपनी बहन का कातिल समझ रहे। इस इदारे में बाप बेटी को खतरा था, लिहाजा जिस शाम वर्षा की मौत हुई उस रात बाप ने बेटी को इस इदारे से बाहर पोरस के मुंबई वाले बंगले में पनाह लेने के लिए भेज दिया। सना के वहां से जाने के आध घंटे बाद मुरलीधर को मालूम हुआ कि पाशा की बेटी इदारे से बाहर गई है। वह जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा था। उस इदारे के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। रात के 2 बजे दोनों योगा जाने वाले वफादारों ने मुरलीधर को बताया कि सना पाशा रात के 8 बजे कहीं गई थी, अब तक वापस नहीं आई। मुरलीधर ने उनसे कहा, जब वो जा रही थी तब तुमने क्यों नहीं बताया? अब रात के 2 बजे आकर बता रहे हो?
एक मुसल्ला गार्ड ने कहा, मालिक हम दोनों ही वफादार रह गए हैं और हमेशा आपके करीब रहते हैं। आप ही ने कहा था कि कभी जलाल पाशा आपके दिमाग में आकर नुकसान पहुंचाना चाहे तो हम फौरन यहाँ से जाकर उसे गोली मार दें। दूसरे गार्ड ने कहा, पाशा साहब ने अब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए हम उन बाप बेटी की तरफ से मुतमईन थे। अभी मेन गेट पर नाइट चौकीदार की ड्यूटी बदली है। उसने अपने क्वार्टर की तरफ जाते वक्त बताया है कि सना रात के 8 बजे एक कार में कहीं गई है। मुरलीधर ने कहा, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ, तुम में से एक मेरे पास रहे और दूसरा जाकर जलाल पाशा को यहाँ बुला कर ले आए। अगर जलाल पाशा का अंदाज जरा सा भी मुखालफा ना हो तो फौरन उसे गोली मार दे। अगर वो मेरे दिमाग में जलजला पैदा करे तो मेरी परवाह न करना, हर हाल में उस दुश्मन को कत्ल कर देना। जलाल पाशा ने पोरस से मशवरा करने के बाद ही सना को उस इदारे से बाहर भेज दिया था और पोरस ने उसे एक ऐसे जाती बंगले का पता बताया था जिसका इल्म पारस को नहीं था। इस तरह जलाल पाशा अपनी बेटी की सलामती की तरफ से मुतमईन हो गया था। फिर रात के 2 बजे पोरस ने जलाल पाशा से कहा कि वो भी मजीद ख्याल ख्वानी के जरिए उसके पास ना रहे और जाकर सो जाए और सुबह 7 बजे फिर आ जाए। जलाल पाशा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हुआ। फिर उसने एहतियातन मुरलीधर के दिमाग में झांक कर देखा तो उस वक्त वो अपने योगा जानने वाले 2 गार्ड से यही कह रहा था कि उनमें से एक जलाल पाशा के पास जाए। अगर उसका अंदाज मुखालफाना हो तो उसे गोली मार दे, वरना उसे मुरलीधर के सामने पेश करे। ये जवाब तलब किया जाने वाला था कि उसने अपनी बेटी को इदारे से बाहर कहाँ भेज दिया है। जलाल पाशा एक टीटी और कई कारतूस लेकर फौरन अपने कमरे से निकला और गिराज की तरफ जाते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस से बोला, बेटे मेरे लिए जान का खतरा पैदा हो गया है, मैं यहाँ से सना के पास तुम्हारे बंगले में जा रहा हूँ, कल वहीं तुमसे मुलाकात होगी। उसने गैराज में पहुंचकर एक जीप स्टार्ट की। ख्याल ख्वानी के जरिए बेटी से बोला, मैं अभी इदारे से निकलकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो और भी कुछ कहना चाहता था लेकिन ठाई की आवाज़ के साथ एक गोली चली। उसके मुंह से एक चीख निकली। गोली उसकी पसलियों में लगी थी। उसने योगा जाने वाले गार्ड पर जवाबी फायर किया। वो भी चीख मारकर गिर पड़ा। गोली उसके सीने में लगी थी। फौरन उसका दम निकल गया। जलाल पाशा की दाएं पसलियों में जलन हो रही थी। गोली छूकर जरा सा गोश्त उधेड़ती हुई गुजर गई थी। पसलियां सलामत थीं। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ अहाते के मेन गेट की तरफ जाने लगा। वहां के पहरेदार उसे इदारे का सरबराह समझते थे, इसलिए गेट खोल दिया। इससे पहले कि दूसरा योगा जाने वाला गार्ड फायरिंग की आवाज़ सुनकर उधर आता, वो तेजी से ड्राइव करता हुआ इस इदारे से दूर होता चला गया। उसकी दाएं पसलियों की तरफ से लहू बह रहा था और वो बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा था। उसने एक जगह जीप रोककर अपनी शर्ट उतारकर उसे पसलियों पर सख्ती से बांध लिया ताकि खून का बहाव रुक जाए। फिर वो दोबारा ड्राइव करते हुए पोरस को अपने ख्यालात बताना चाहता था, मगर पता चला कि जख्मी होने के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा है। जिस्मानी कमजोरी के बायस दिमागी तवानाई में भी कदरे कमजोरी पैदा हो गई थी। सना बिस्तर पर लेटकर सोने के लिए अपने दिमाग को हदायत देने वाली थी। ऐसे वक्त बाप ने उसके दिमाग में आकर कहा कि वो इदारे से निकलकर उसके पास आ रहे, और ऐसा कहते ही उसे गोली चलने और बाप के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी और वह हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी थी। उसने चंद सेकंड तक बाप के कुछ कहने का इंतजार किया, फिर खुद ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके जलाल पाशा के दिमाग में पहुंची। पता चला कि वो योगा जाने वाले गार्ड को गोली मारकर जीप ड्राइव करता हुआ जा रहा है। वो परेशान होकर बोली, अब्बू मैं आपके अंदर रहकर समझ रही हूँ आपको गोली लगी है। हाँ बेटे, मगर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त जहानत और हाजिर दिमागी से काम लो। मेरे पहुंचने तक मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड का सामान तैयार रखो। सना ने पोरस को मुखातिब किया, भैया अब्बू की पसलियों में गोली लगी है, वो इदारे से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं, क्या आपके इस बंगले में फर्स्ट एड का सामान है? पोरस ने कहा, एक स्टोर में मरहम पट्टी का तमाम सामान मौजूद है। मेरी नसीहत याद रखो, बाप के जख्मी होने पर जज्बाती होकर मातम न करना, हम सबको एक दिन मरना है। तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होगा, मैं मुंबई पहुंचते ही सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। वो एक बेडरूम के स्टोर में आकर बोली, भैया मैं हौसले से काम लूँगी, लेकिन मुझे मुरलीधर पर गुस्सा आ रहा है। ये एक फितरी अमर है, गुस्सा आना चाहिए। तुम भी इंतकामी कार्रवाई कर सकते हो, मगर ऐसे वक्त हर पहलू पर नज़र रखो। वहाँ एक और योगा का माहिर गार्ड रह गया है, वह अपने कुछ मुसल्लह अफराद के साथ तुम्हारे अब्बू का ताक़ुब कर सकता है। फ़ौरन मुरलीधर के ख्यालात पढ़कर वहाँ के हालात मालूम करो। वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके मुरलीधर के दिमाग में पहुंची। वो योगा के माहिर गार्ड से कह रहा था, तुम जाओगे तो मैं तनहा रह जाऊँगा, तुम दूसरे मुसल्लह गार्ड्स को उसके ताक़ुब में भेजो। उस वक्त एक मुलाजिम मुरलीधर के पाँव दाब रहा था। सना उसे अच्छी तरह जानती थी। उसके दिमाग पर कब्जा जमाते ही वो उछलकर योगा के माहिर गार्ड के पास आया। बड़ी फुर्ती से उसकी गन को झपट कर उससे छीनते हुए ज़रा दूर गया, फिर तड़ातड़ गोलियां चलाने लगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि सर झुकाकर रहने वाला मामूली मुलाजिम यूं बागियाना अंदाज में एक्शन दिखाएगा। उसने एक्शन तो खूब दिखाया। योगा का माहिर आखिरी गार्ड भी गोलियां खाकर लड़खड़ाते हुए दरवाजे से टकराते हुए फर्श पर गिरकर ठंडा पड़ गया। मुरलीधर ने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने आखिरी वफादार को देखा, फिर मुलाजिम से गरज कर बोला, नमक हराम, ये तूने क्या किया? इसे क्यों मार डाला? क्या तेरे दिमाग में जलाल पाशा है? सना ने उसके दिमाग में आकर कहा, तुम्हारे लिए जलाल पाशा की बेटी काफ़ी है। शैतान के बच्चे, मेरे अब्बू ने पूरी ईमानदारी के साथ इस इदारे को कायम करने में तुम्हारा साथ दिया। हम ये साबित करना चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर बाबा साहब के इदारे की तरह एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर सकती हैं, लेकिन तुम अपनी आत्मा शक्ति से अम्बा बेटी को अपने ज़ेर असर रखते थे।
आज देखो तुम एक जख्मी कुत्ते की तरह यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे तमाम वफादार मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। गोलियां चलने की आवाज़ पर वहाँ बहुत से मुसल्ला गार्ड्स आ गए थे। सना ने कहा, इन सब से गिड़गिड़ा कर कहो कि तुम्हारे अंदर मौत घुसी हुई है, उनमें से कोई तुम्हारी जान बचा ले। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मौत को कोई नहीं टाल सकता। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मुझे मरना है और अभी मरना है। उसने अपने कमरे में आने वाले दर्जनों मुसल्ला गार्ड्स को देखा, फिर कहा, मैंने तुम सबको अपनी हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अब हुक्म देता हूँ कि मुझे गोली मार दो। एक ने कहा, मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? हम आप पर जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप पर आंच नहीं आने देंगे। सना ने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीखें मारते हुए बिस्तर पर तड़पने लगा। तमाम हिफाजत करने वाले उसे हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। कुछ उसे संभालने और उसकी तकलीफ मालूम करने के लिए सवालात कर रहे थे। जब दिमागी तकलीफ ज़रा कम होने लगी तो वो कराहते हुए बोला, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मौत से पहले ऐसी तकलीफ़ें उठाता रहूं? जब जिंदा रहने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती और तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं तो उस मरीज़ को जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम सबसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे गोली मार दो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दर्जनों मुहाफिज अपने ही आका को गोली मारे। वह तमाम मुहाफिज भी उसे नहीं मारना चाहते थे। सना ने मुरलीधर के दिमाग में फिर जलजला पैदा किया। वह एक ज़िबा होने वाली बकरी की तरह हलक से आवाज़ें निकालते हुए बिस्तर पर तड़पते हुए नीचे फर्श पर आकर गिर पड़ा। पहले जो मुहाफिज उसे सहारा दे रहे थे वो परेशान होकर ज़रा पीछे हट गए। उनकी समझ में आ रहा था कि उनके मालिक को कैसी मौत आ रही है, कि उसके हलक से ज़िंदगी की आखिरी चीखें निकलती हैं, लेकिन वह मरता नहीं। रफ्ता रफ्ता फिर उसकी दिमागी तकलीफ कम होने लगी तो वह फर्श पर लेटे ही लेटे आगे रेंगते हुए अपने एक एक मुहाफिज के पांव पकड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मार डालो, भगवान के लिए मुझे गोलियों से छलनी कर दो, मार डालो। सना ने उसके अंदर कहा, अपनी टेलीपैथी और आत्मा शक्ति के गुरूर में आसमान पर उड़ते रहते थे और अभी मिट्टी के कीड़े की तरह रेंग रहे हो, मौत की भीख मांग रहे हो और तुम्हें कोई मौत भी नहीं दे रहा। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं तुमसे मुआफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मौत मांग रहा हूँ। मेरे दिमाग को फोड़ा ना बनाओ, तड़पा तड़पा कर ना मारो। मैं तुम्हारे अब्बू सैयद जलालुद्दीन पाशा की कसम देता हूँ, मुझे मार डालो। बाप की कसम देने पर सना ने एक गार्ड के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने अपने मालिक को गोली मार दी। वो एक आखिरी चीख के साथ फर्श पर तड़पकर हमेशा के लिए साकित हो गया। वहां कई जिंदा इंसान थे, इसके बावजूद मौत की सी खामोशी छा गई थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बोलने के लिए किसी के पास कुछ था ही नहीं। सना ने एक गार्ड की जुबान से कहा, मैं सिक्योरिटी गार्ड की जुबान से सना बोल रही हूँ। तुम सबको मालूम होना चाहिए कि वर्षा बांद्रे मर चुकी है। मैंने और अब्बू ने ये इदारा छोड़ दिया है और इसका मालिक कहलाने वाला मुरलीधर बांद्रे मुर्दा पड़ा हुआ है। गोया यहाँ के तमाम कर्ता धर्ता अब नहीं रहे। हम बाप बेटी भी वापस नहीं आएंगे, लिहाजा तुम सब मुंबई या किसी दूसरे शहर जाकर अपने रोजगार का इंतजाम कर लो। यहाँ से तुम सबका आबो दाना उठ चुका है। इस इदारे को जितनी नेक नियति से शुरू किया गया था उतनी ही बदनियति से यह ख़त्म हो चुका है। खुदा हाफिज। वो दिमागी तौर पर पोरस के एक ज़ाती बंगले में हाजिर हो गई। इस बंगले में एक चौकीदार रहा करता था। पोरस ने सना को समझाया था कि चौकीदार उसे नहीं पहचानता है, लिहाजा वो चौकीदार के दिमाग पर कब्जा जमाकर वहाँ रहे, फिर वो खुद दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाएगा। सना ने यही किया। रात को सोते वक्त वो चौकीदार के दिमाग को काबू में नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल उस पर किया था। फिर उसकी तरफ से मुतमईन हो गई। रात के 3:15 बजे जलाल पाशा वहाँ ज़ख्मी हालत में आया। चौकीदार ने सना के हुक्म पर गेट खोल दिया। उसने बंगले के बाहर आकर बाप को सहारा दिया, उसे अंदर एक बेडरूम में लाकर लिटाया, फिर उसके जख्म की मरहम पट्टी करने लगी। जख्म ज़्यादा तशवीशनाक नहीं था। पहली तिब्बी इमदाद के तौर पर उसने खून का बहाव रोक दिया, दवाएं लगाकर पट्टियां बांध दी, लेकिन दूसरे दिन किसी डॉक्टर से बाकायदा इलाज कराना ज़रूरी था। उसे जो गोली लगी थी वो पसलियों की तरफ थोड़ा सा गोश्त और खाल उधेड़ कर गुजर गई थी। जब तक वो जख्म ना भरता या आराम ना आता तब तक वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। सना रह रहकर पोरस से रब्ता कर रही थी और उसे जलाल पाशा के बारे में बताती जा रही थी। पोरस ने कहा, फिक्र न करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये भी बताया कि किस तरह मुरलीधर का काम तमाम कर दिया है और उस इदारे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, लेकिन कल सुबह दोनों भाइयों विजय आनंद और किशोर को ट्रैप करके बैंक ले जाना है। इस मामले को कैसे निपटाया जाएगा? पोरस ने कहा, कल बैंक के औकात तक पाशा अंकल का जख्म इतना तकलीफ नहीं रहेगा और तुम अपने अब्बू की हालत से मुतमईन रहोगी तो ख्याल ख्वानी के जरिए पहले किसी एक भाई को ट्रैप करके बैंक ले जाओगी, उसके लॉकर से फार्मूले निकलवा कर उससे वो फार्मूले लेने के बाद दूसरे भाई को ट्रैप करके बैंक ले जाओगी, फिर उससे भी इसी तरह फार्मूले का आधा हिस्सा हासिल करोगी। आप जैसी हदायत देते रहेंगे मैं उस पर अमल करती रहूँगी, लेकिन आप कब तक यहाँ पहुँच सकेंगे? मैं खुद को तन्हा और बेयारो मददगार समझ रही हूँ। ऐसी बातें ना करो, तुम्हारे ये भाई तुम्हारे साथ है और ज़िंदगी के ऐसे हालात से तुम तन्हा रहकर भी मामलात से निमटने के तजुर्बात हासिल करती रहोगी। मैं जल्द से जल्द पहुँचते ही पाशा अंकल को अस्पताल ले जाऊँगा या किसी डॉक्टर को बुलाऊँगा। मेरी अच्छी बहन ऐसे वक्त परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहानत से मसाइल को हल करने की तदाबीर सोचना चाहिए। पोरस उसका हौसला बढ़ाता रहा। वो रात इसी तरह जागते हुए गुजर गई। सना ने बाप की मरहम पट्टी करने के बाद उसे 2 ख्वाब आवर गोलियां खिलाई थी। वह बेखबर सो गया था।
सुबह 7 बजे पोरस की हदायत के मुताबिक सना विजय आनंद के दिमाग में गई और उसकी सोच के लबो-लहजे में उसे कॉल करती रही कि 2 घंटे बाद बैंक खुलेगा तो वह बैंक जाएगा और अपना लॉकर खोलकर उसमें रखी हुई तमाम अहम चीज़ों को चेक करेगा। उसे कभी कभी लॉकर खोलकर अपनी अहम चीज़ों को देखकर इत्मीनान हासिल करना चाहिए। वो पोरस की प्लानिंग के मुताबिक विजय आनंद को ठीक बैंक खुलने के वक्त ले जाने वाली थी। लॉकर से फार्मूलों का आधा हिस्सा हासिल करने में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसके बाद वो किशोर को ट्रैप करके उसके बैंक ले जाना चाहती थी। अभी उसने किशोर को नज़रअंदाज किया था। एक काम हो जाने के बाद वो किशोर के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाती तो वो उसकी मर्जी के मुताबिक लॉकर से फार्मूलों का बाकी आधा हिस्सा निकाल कर ले आता। सानी और पारस सुबह 8 बजे मुंबई पहुंचे। उसने पोरस से कहा विजय आनंद के ख्यालात बता रहे हैं कि वो बैंक जाने वाला है, लेकिन किशोर के चोर ख्यालात पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि उसने अभी तक बैंक जाने का इरादा नहीं किया, जबकि वो दोनों बाप बेटी ख्याल ख्वानी के जरिए एक एक भाई के अंदर रहकर उन्हें बैंक जाने पर माइल कर सकते हैं। फिर क्या बात है कि किशोर बैंक जाने के मुतालिक नहीं सोच रहा है? क्या उन बाप बेटी में से कोई एक अभी ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा है? हाँ, ये बात गौर तलब है। पोरस ऐसी हिकमत अमली क्यों इख्तियार कर रहा है? वो अपने दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों से काम क्यों नहीं ले रहा है? सानी ने कहा, इतना अहम मामला है कि पोरस के बस में होता तो वो 2 की जगह 10 टेलीपैथी जाने वालों से काम लेता। अगर वो 2 के होते हुए 1 से काम ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से कोई एक अचानक बीमार पड़ गया और ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा है। पोरस की ऐसी ही कोई मजबूरी है। अगर तुम उन दोनों में से किसी एक दिमाग में जाकर ये मालूम करने जाओगी कि कौन बीमार है तो वो अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस करके पोरस को बताएगा और पोरस चौकन्ना हो जाएगा कि उसके पीछे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले हैं। बेहतर है पहले हम फार्मूले हासिल करें, फिर पोरस के किसी बीमार ख्याल ख्वानी करने वाले के अंदर पहुंचने की कोशिश करें। विजय आनंद अपने बैंक के जरूरी कागजात और लॉकर की चाबी लेकर 8:30 बजे बैंक जाने के लिए बंगले से निकला। सानी ने उस वक्त किशोर के दिमाग में झांक कर देखा। इस वक्त वो नींद से बेदार होने के बाद बाथरूम जाने वाला था। उसके दिमाग में उस वक्त भी बैंक की तरफ जाने का ख्याल नहीं था। विजय आनंद अपनी कार ड्राइव करता हुआ बैंक पहुंचा। 9:15 हो चुके थे। बैंक खुल गया था। उस वक्त सानी और पारस भी उस बैंक के सामने पहुंच गए। सानी कार की अगली सीट पर बैठी विजय आनंद के अंदर पहुंची हुई थी और पारस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बैंक के अंदर जा रहा था। उस वक्त विजय आनंद बैंक मैनेजर को अपने शनाख्ती कागजात दिखाने के बाद लॉकर रूम में आ गया था। उसने अपनी चाबी लॉकर में डाली, फिर इसे घुमाकर निकाल लिया। बैंक मैनेजर ने अपनी चाबी डालकर इसे घुमाया, वो लॉकर खुल गया। उसके अंदर और कई दस्तावेजात, कीमती और नायाब हीरे थे। उसने सिर्फ फार्मूले वाले कागजात का बंडल उठाया, फिर लॉकर को बंद कर दिया। सानी पारस को बताती जा रही थी कि विजय आनंद ने फार्मूलों के कागजात निकाल लिए और अब लॉकर्स के रजिस्टर पर दस्तखत करके काउंटर की तरफ आ रहे। जब वह बैंक मैनेजर के कमरे से निकल कर आया तो पारस ने उसे पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर अच्छी तरह देख चुका था। जैसे ही वो करीब आया, पारस ने कहा, मैं पोरस हूँ, मुझे मेरे लबो लहजे से पहचाना जा सकता है। इसको माइल करो कि मुझे ये कागजात दे दे। सना ने खुश होकर विजय आनंद की जुबान से कहा, भैया आप इतनी जल्दी मुंबई पहुंच गए, चलें अच्छा हुआ। हम इसके दूसरे भाई से फौरन ही फार्मूले हासिल करके अब्बू को अस्पताल ले जाएंगे। विजय आनंद का दिमाग सना के कब्जे में था। उसने सना की मर्जी के मुताबिक फार्मूले के कागजात पारस को दे दिए। सना ने कहा, भैया आपने कहा था आपके 2 खास मातियत अपनी गाड़ी में विजय आनंद का इंतजार करेंगे और उसे इस गाड़ी तक पहुंचाऊंगी। जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मातियतों की क्या ज़रूरत है? तुम विजय आनंद को इसकी कार में पहुंचाकर चंद मिनट तक इसके दिमाग में रहो। जब यह बैंक से कुछ दूर चला जाए तो इसके दिमाग से निकल आना। मैं अभी तुम्हारे और पाशा अंकल के पास आ रहा हूँ। सना उसके दिमाग में रहकर उसे उसकी कार की तरफ ले गई। पारस तेजी से चलता हुआ अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आया, इसे स्टार्ट किया। सानी को भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वादे फार्मूले हासिल कर चुका है, क्योंकि वो इस दौरान उसके दिमाग में मौजूद रही थी। वो बोली, अभी थोड़ी देर में पोरस को मालूम हो जाएगा कि तुमने सना को धोखा देकर ये कागजात हासिल किए हैं। अब वो सना को ताकीद करेगा कि किशोर के दिमाग पर कब्जा जमा कर रहे और उसके मुंबई पहुंचने तक उस दूसरे भाई को किसी तरह भी बैंक की तरफ ना जाने दे। हाँ, फार्मूले के बाकी दूसरे हिस्से को हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन तो नहीं होगा, मगर दुश्वार ज़रूर होगा। पोरस मेरी चालबाजी का इंतकाम भी लेना चाहेगा और फार्मूले के बाकी हिस्से को भी हासिल करने का मौका नहीं देगा। सानी ने पूछा, फिर क्या इरादा है? अभी हम अपनी रिहाइशगाह में चल रहे हैं। तुम सना की बीमार बाप जलाल शाह के दिमाग में पहुंचकर उन बाप बेटी की हिस्ट्री मालूम करो। सानी ख्याल ख्वानी की परवास करके जलाल शाह के दिमाग में पहुंच गई। वो उसके ख्यालात पढ़ती चली गई। दूसरी तरफ सना ने विजय आनंद के दिमाग में रहकर उसे कार में बिठाया। बैंक से ज़रा दूर पहुंचाकर पोरस के दिमाग में आई, फिर बोली, मैंने विजय आनंद को आपके कहने के मुताबिक बैंक से दूर छोड़ दिया है। पोरस ने चौंक कर पूछा, मेरे कहने के मुताबिक? मैंने कब ये कहा था कि उसे बैंक से दूर छोड़ दो? अभी आपने बैंक में कहा था कि फार्मूलों के कागजात तुम्हें दे दूं और विजय आनंद को यहाँ से। वो बात काट कर बोला, सना ये क्या कह रही हो? मेरे अंदर रहकर देख रही हो कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। मुंबई से अभी 50 किलोमीटर दूर हूँ, फिर तुम्हारे पास बैंक में कैसे पहुँच? वो कहते कहते रुक गया, फिर चौंक कर बोला, जिसने तुमसे वो फार्मूले लिए हैं, क्या वो मेरी आवाज़ और लबो लहजे में बोल रहा था? जी हाँ, मैं आपको मुरलीधर के इदारे में देख चुकी हूँ, धोखा कैसे खा सकती हूँ?
वहाँ बैंक में आप मौजूद थे और आपकी ये बात भी झूठ नहीं मान सकती कि आप अभी मुंबई नहीं पहुंचे हैं। भैया ये कैसे हो गया है? आपकी बातें सुनकर मुझे याद आ रहा है, मैंने अब्बू से सुना था कि आप और पारस हम शक्ल हैं, एक ही तरह बोलते और हरकतें करते हैं। पोरस ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, हाँ सना, पारस ने हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाया है। अब तुम फ़ौरन किशोर के दिमाग में जाओ। मैं जानता हूँ वो मक्कार अभी किशोर को ट्रैप नहीं करेगा। ये समझ गया होगा कि मुझे उसकी धोखेबाजी का इल्म हो चुका होगा, लेकिन वो किशोर पर नज़र रखेगा। अब तुम्हारी कोशिश ये होना चाहिए कि किशोर बैंक ना जाए। अगर अपने ज़रूरी काम से जाए तो लॉकर से फार्मूलों के बाकी हिस्से ना निकाले, वरना वो शैतान उन्हें भी छीन कर ले जाएगा। भैया मैं किशोर के दिमाग में जा रही हूँ, लेकिन पारस आपकी तरह टेलीपैथी से महरूम हो चुका है। बाबा साहब के दायरे में जो रूहानी टेलीपैथी जाने वाले हैं वो हमारे मामलात में नहीं पड़ेंगे। फिर पारस को हमारी मसरूफियात का इल्म कैसे हो रहा है? जिस तरह मेरे साथ तुम बाप बेटी, उसी तरह कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ज़रूर उसके साथ भी है। मैं इस मसले पर गौर करता हूँ, तुम किशोर के पास जाओ। वो किशोर के पास गई, फिर वापस आकर बोली, भैया एक और बड़ा धोखा हुआ है। मैंने पारस को भाई समझकर कहा था कि आप इतनी जल्दी मुंबई पहुंच गए हैं तो हम अभी अब्बू को अस्पताल ले जाएंगे। ओह गॉड, वो कमबख्त समझ गया होगा कि पाशा अंकल बीमार हैं। उसका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ज़रूर तुम्हारे अब्बू के ख्यालात पड़ चुका होगा। उसे तुम बाप बेटी की रिहाइश का इल्म हो चुका है। मेरी हदायत पर फ़ौरन अमल करो। अपने अब्बू को इस बंगले में छोड़कर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वहाँ से निकलो और हाईवे की तरफ आओ। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने अब्बू को ऐसी हालत में तनहा छोड़ दूँ? अगर तुम भाई समझकर मुझ पर एतमाद करती हो तो फ़ौरन वहाँ से निकलो। पारस के आलाकार किसी लम्हे में भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद मैं पाशा अंकल की हिफाजत करूँगा और उनका इलाज कराऊँगा। फॉर गॉड सेक देर ना करो। उसने अपने बाप को पोरस की बातें बताईं। जलाल पाशा ने कहा, वह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे, तुम यहाँ वक्त ज़ाया कर रही हो, फ़ौरन यहाँ से जाओ। अल्लाह ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। वो मजबूर होकर वहाँ से निकली, मगर कार ड्राइव करते वक्त बाप को ऐसी हालत में छोड़ने की वजह से रोती रही और आंसू पहुँचती रही। फिर उसने हाईवे पर कार ड्राइव करते हुए पोरस से कहा, भैया मैं आपका हुक्म मानकर हाईवे पर आ रही हूँ, मगर मैं अब्बू के लिए रो रही हूँ। मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। ज़िंदगी के जहरीले तजुर्बात इसी तरह हासिल होती हैं। अब ज़रा अकल से सोचो, वहाँ रहती तो पारस तुम्हें ट्रैप करता। अब आज़ादी से ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपने अब्बू की हिफाजत कर सकोगी। मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारे हौसले और बढ़ते रहेंगे। मुझे आप जैसे भाई पर नाज है। आप मेरी और अब्बू की हिफाजत के लिए ऐसी तदबीरें कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर जल्द से जल्द अब्बू को अटेंड करे और उनका बाकायदा इलाज शुरू कर दे? ऐसा हो सकता है। पहले मुझे शहर में पारस की मौजूदगी का इल्म नहीं था, इसलिए सोच रहा था कि खुद ही उन्हें किसी अस्पताल में ले जाऊंगा। अब हालात बदल गए हैं। मैं एक डॉक्टर को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम सुनो, फिर उसके दिमाग में रहकर उसे इस बात पर माइल करो कि वो तुम्हारे अब्बू के इलाज पर खसूसी तवज्जो दे। पोरस ने मोबाइल के जरिए एक डॉक्टर को मुखातिब किया। उसे अपने बंगले का पता बताकर कहा, एक ज़ख्मी शख्स वहाँ तना है और उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। ये भी बताया कि पसलियों की तरफ थोड़ा सा गोश्त और खाल उधर गई है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर ये पुलिस केस है, मैं इसे अटेंड नहीं करूँगा। पोरस ने फ़ोन बंद करके सना से कहा, डॉक्टर को मजबूर करो कि वो अभी ज़रूरी अद्वियात लेकर उस बंगले में जाए। सना ने डॉक्टर के दिमाग में पहुंचकर उसे मजबूर किया, उस पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वह दवाओं का बैग लेकर अपनी कार में बैठकर उस बंगले में जलाल पाशा के पास पहुंचा तो वहां पहले से एक डॉक्टर मौजूद था। वो उसके जख्म को अच्छी तरह साफ करके मरहम लगाने और पट्टियां बांधने के बाद उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। वो दोनों डॉक्टर उसके जख्म के बारे में बातें करने लगे। पहले डॉक्टर ने कहा, जख्म गहरा नहीं है, मुसलसल इलाज होता रहे तो 1 हफ्ते में जख्म भर जाएगा। सना ने उस डॉक्टर के ख्यालात पढ़े। उसके ख्यालात ने बताया कि किसी पारस नाम के शख्स ने उसे फ़ोन किया था। फिर वो बेख्तियार वहां आकर अपना फ़र्ज अदा करने लगा। सना जिस डॉक्टर को लाई थी वो वापस चला गया। दूसरे डॉक्टर ने कहा, सना मैं जानता हूँ तुम मेरी आमद पर हैरान हो और मेरे ख्यालात पढ़ रही हो। ये तो मालूम हो चुका है कि पारस तुम्हारे अब्बू का इलाज करा रहा है। पोरस से जाकर कहो कि तुम सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी बहन हो और तुम्हारे अब्बू मेरे बुजुर्ग हैं और ये एक भाई का वादा है कि पाशा अंकल पर ना कभी तनवीर में अमल किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी का मामूल और ताबेदार बनने दिया जाएगा। वो डॉक्टर भी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सना ने पोरस के पास आकर उसे बताया कि उनसे पहले ही पारस ने एक डॉक्टर को उसके अब्बू के इलाज के लिए भेज दिया था। उस डॉक्टर की सोच के जरिए पारस ने कहा है कि वो सिर्फ पोरस की नहीं, पारस की भी बहन है और उसने वादा किया है कि उसके अब्बू पर ना तनवीमी अमल किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी का ताबेदार बनने दिया जाएगा। पोरस ने तमाम बातें सुनकर कहा, सना तुम और तुम्हारे अब्बू खुश नसीब हैं। मुझे तुम दोनों की तरफ से इत्मीनान हो गया है कि पारस कभी तुम बाप बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सना ने हैरानी से पूछा, जो पारस आपसे दुश्मनी कर रहा है, आप उसके बारे में यकीन से कह रहे हैं कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? हाँ, दुश्मनों में भी आला ज़र्फ़ी होती है। उसकी दुश्मनी मुझसे है, तुम बाप बेटी से नहीं। हम एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे की खूबियों को जानते हैं। मैं पहली बार ऐसे 2 दुश्मन देख रही हूँ जो एक दूसरे की खूबियों पर एतमाद भी करते हैं। मेरी बहन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आइंदा बहुत कुछ देखोगी। फ़िलहाल तुम्हें अपने अब्बू की तरफ से इत्मीनान हो गया है, लिहाजा अब किशोर के दिमाग में जाओ, फिर मैं जैसा कहूँ वैसा करती जाओ। पोरस ने उसे कोडवर्ड याद रखने को कहा और ताकीद की, जब तक मैं तुम्हारे दिमाग में ये कोडवर्ड्स अदा न करूँ तब तक तुम यकीन न करना कि तुम्हारे सामने आने वाला
या तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारा भाई पोरस है। मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगी। वैसे आप इस हाईवे पर कहाँ हैं, मुझसे कितनी दूर हैं? पोरस ने जगह की निशानदेही की। सना ने कहा, फिर तो हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कार के नंबर बताए, फिर एक जगह पहुंचकर मिल गए। सना कार से उतरकर दौड़ती हुई आकर पोरस के गले लग गई। नासरा ने भी उसे गले लगाकर प्यार किया। पोरस ने कहा, अब नासरा तुम्हारी कार ड्राइव करेगी और तुम उसके पास बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए किशोर को उसके बैंक ले जाओगी। मैं सीधा उसी बैंक की तरफ जा रहा हूँ, देर ना करो। नासरा के साथ जाओ वरना बैंक का वक्त खत्म हो जाएगा। वो नासरा के साथ अपनी कार में चली गई। पोरस अपनी कार ड्राइव करता हुआ बैंक की तरफ जाने लगा। अब वो अपने ताज़ा मंसूबे के मुताबिक पारस को ट्रैप करना चाहता था। ये बात तो यकीनी थी कि पारस के साथ जो भी ख्याल ख्वानी करने वाला है वह ज़रूर किशोर के दिमाग में होगा और पारस भी यकीन के साथ समझ रहा होगा कि फार्मूलों का बाकी हिस्सा हासिल करने के लिए पोरस ज़रूर किशोर को बैंक पहुंचाएगा। और जब पहले की तरह फार्मूले लेने के लिए बैंक आएगा तो उसे फार्मूले नहीं मिलेंगे। इसके बरक्स वो जख्मी होकर रह जाएगा। नासरा ने जो गोलियां अपने मुंह में चूस कर दी हैं उनमें से एक जहरीली गोली का जख्म ऐसे लगेगा कि पारस फिर कभी उसके मुकाबले पर ना आ सकेगा। हमेशा लाइलाज मरीज की तरह बिस्तर पर पड़ा रहेगा। वह तेज़ी से कार ड्राइव करता हुआ उस बैंक के करीब पहुंच गया। अपनी कार ऐसी जगह पार की जहां से वो बासानी पारस को निशाने पर रखकर गोली मार सके। ये तो मालूम हो चुका था कि वो उसकी तरह असली शक्ल और सूरत में है, इसलिए सना धोखा खा गई थी। अगर वह दूसरी बार भेस बदल कर आता तो फार्मूले हासिल करने के वक्त सना फौरन ही पोरस को उसका नया हुलिया बता देती। इन फार्मूलों का वो दूसरा हिस्सा बहुत अहम था। उसके बगैर पारस का हासिल करदा आधा फार्मूला आधी कामयाबी थी। बाकी आधे हिस्से के बगैर वो फार्मूले पारस के किसी काम ना आते। पोरस ने थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नासरा और सना को देखा। वो अपनी कार में बैठी हुई थी। दूसरी कार से किशोर निकलकर बैंक के अंदर जा रहा था। पोरस पूरी तरह मोहतात रहकर अपनी कार में बैठा बैंक के अंदर आने जाने वालों को और बैंक के बाहर खड़े रहने वालों और अपनी कार में बैठने वालों को देख रहा था। ये समझ रहा था कि पारस नादान नहीं है। इस बार वो भेस बदल कर आएगा या उसका टेलीपैथी जाने वाला किसी को आलाकार बनाकर किशोर से फार्मूलों के उन कागजात को हासिल करना चाहेगा। वैसे पारस ने उसे ज़हनी करब में मुब्तला कर दिया था। वो कई पहलुओं से सोच रहा था कि पारस और कैसी मक्कारियों से चालें चल सकता है। शतरंज के खेल में बड़े बड़े शातिरों के ज़हन इसी तरह उलझते हैं और पारस उसे खूब उलझा रहा था। सना ने उसके अंदर आकर कहा, किशोर ने लॉकर से वो कागजात निकलवा लिए और अब मैनेजर के कमरे से निकलने वाला है। जैसे ही कोई किशोर को रोकने या उसे बातों में उलझाएगा मैं आपको फ़ौरन इतला दूंगी। वह फिर किशोर के दिमाग में गई। वो हाथों में एक फ़ाइल उठाए बैंक से बाहर आया। पारस उसे अपनी कार की खिड़की से देख रहा था। वो सीधा चलता हुआ सना और नासरा की कार के करीब आया। उसने वो फाइल सना को दी, फिर पलटकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। नासरा ने कार स्टार्ट की, फिर उसे तेज़ी से ड्राइव करती हुई जाने लगी। पोरस ने भी अपनी कार स्टार्ट की, फिर सना और नासरा से दूर रहकर उनकी निगरानी करता हुआ जाने लगा। जब सना उसके दिमाग में आई तो उसने कहा, मैं देख रहा था किशोर तुम्हें फाइल देकर चला गया है। अब जूहू के साहिल की तरफ चलो। मैं अपने एक और ज़ाती बंगले की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। अभी दिन के 12:20 हुए थे। बैंक अभी बंद नहीं हुआ था। किशोर वो फाइल सना को देकर अपनी कार के पास आया, फिर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं की। दूर सना और नासरा की कार को जाते देखता रहा, फिर उनके पीछे पोरस की कार जाने लगी। सना उसके दिमाग में बैठी ये सब कुछ देख रही थी। फिर उसकी मर्जी के मुताबिक किशोर कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, फिर बैंक के अंदर जाने लगा। मैनेजर ने उसे देखकर कहा, अरे किशोर साहब, आप फिर आ गए, कोई और मेरे लायक खिदमत है? किशोर ने कहा, हाँ, चंद और ज़रूरी कागजात लॉकर में भूल गया हूँ, आपको फिर जहमत देने आया हूँ। आपके लिए जहमत कैसी, आइए लॉकर रूम में चलें। वह दोनों जाने लगे। असल वाक़या यूँ है कि जब सना किशोर के दिमाग में थी तो वहाँ सानी भी बिल्कुल खामोश थी। जब किशोर उन फार्मूलों के कागजात उठाने लगा तो सानी ने बड़ी खामोशी से उसके दिमाग को बहका दिया। किशोर ने एक फ़ाइल उठा ली थी। अब सना ये तो नहीं जानती थी कि किस फाइल में और किन कागजात में वो फार्मूले दर्ज हैं। किशोर फाइल को उठाते वक्त सानी की मर्जी के मुताबिक सोच रहा था, हाँ, यही वो असल कागजात हैं। सना मुतमईन होकर वो फाइल लेकर चली गई। अब किशोर असल फार्मूलों के बाकी कागजात लेकर अपनी कार में आया, फिर इसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए एक चौराहे पर सुरख सिग्नल की वजह से रुक गया। इसके साथ ये कार आकर रुक गई। उसे पारस ड्राइव कर रहा था, उसके साथ सानी बैठी हुई थी। सानी ने अपनी कार की खिड़की से हाथ बाहर बढ़ाया। किशोर ने अपनी कार की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर फार्मूले के बाकी कागजात उसके हवाले कर दिए। सानी ने उसे लेकर अपने पास रखा, लेकिन किशोर के दिमाग में मौजूद रही। सब्ज सिग्नल होते ही किशोर कार आगे बढ़ाता चला गया। पारस ने चौराहे से अपनी कार दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। थोड़ी देर पहले जब पोरस बैंक से ज़रा दूर अपनी कार में बैठकर पूरी जहानत से गौर कर रहा था कि पारस जैसा शातिर अब शतरंज की बिसात पर कौन सी चाल चलेगा, वो कितने ही पहलुओं से उसकी मक्कारियों के बारे में सोचता रहा था। कार में बैठकर चारों तरफ देखता रहा था। वो पारस के किसी भी आलाकार की ज़रा सी लग्जिश से और सना की ख्यालख्वानी से वहाँ पारस की मौजूदगी को समझ सकता था, लेकिन ना समझ सका, क्योंकि पारस ना खुद बैंक की तरफ गया और ना ही किसी आलाकार से उसने काम लिया।
वो बैंक से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सानी के साथ कार में बैठा हुआ था। कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या थी। सानी अपने शिकार को चौराहे के सुरख सिग्नल पर ले आई थी। दूसरे लफ्ज़ों में पोरस को सुरख झंडी दिखा दी थी कि जहाँ हो उसी हद में रहो। वो नासरा और सना के साथ अपने एक बंगले में आया। अंदर आते उसने बड़ी बेकरारी से वो फाइल सना से ली, फिर इसे खोलकर पहला सफ़ा पढ़ा। वो ज़मीन के कागजात थे। उसने जल्दी जल्दी कागजात को उलट पलट कर सरसरी सी नज़र डाली, फिर घूमकर इस फाइल को दीवार पर दे मारा। सना ने पूछा, क्या हुआ? धोखा हुआ है। ये ज़मीन के कागजात हैं, हमारे मतलूबा कागजात नहीं है। नासरा ने सना से पूछा, तुम दूसरी बार भी धोखा खा गई? पोरस ने कहा, नहीं, सना क्या है, अभी बच्ची है। पारस ने इसे नहीं, मुझे धोखा दिया है। मैं वहाँ मौजूद था, तुम भी थी। सना ने ख्याल ख्वानी करने में गलती नहीं की है। पारस के किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने बड़ी चालबाजी से धोखा दिया। सना, तुम अभी किशोर के ख्यालात पढ़ो। ये मालूम होना चाहिए कि वो फार्मूले अभी लॉकर में हैं या नहीं। वो किशोर के ख्यालात पढ़ने लगी। वो अपने बंगले में पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आज मैं 2 बार बैंक गया। पहली बार लॉकर से फाइल निकाली। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो फाइल किसी को दी है या उसे कहीं फेंक दिया है। दूसरी बार जाकर गैर मामूली दवाओं के फार्मूले वाले कागजात निकाले। सना ने किशोर की सोच में पूछा, वो फार्मूले कहाँ हैं? किशोर की अपनी सोच ने पूछा, हाँ, वो फार्मूले कहाँ हैं? वो अपने दिमाग पर जोर देने लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि फार्मूले किसके हवाले किए हैं। सना ने पोरस को ये तमाम बातें बताईं। वो एक सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए बोला, ताज्जुब है, ये बात मेरे जहन में नहीं आई कि वो सना का आलयकार बनने के बाद हमारे जाते ही किसी दूसरे का आलयकार बन जाएगा। नासरा गुस्से से दांत पीसने लगी, फिर बोली, वो शैतान एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे डस लूंगी। पोरस ने कहा, इस फाइल को देखकर मुझे भी थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था, मगर अब मैं नॉर्मल हूँ। तुम भी गुस्सा थूक दो। हमने गैर मामूली दवाओं के फार्मूलों को खो दिया है, बहुत बड़ा नुकसान उठाया, लेकिन गुस्सा करने से वो हमें वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, दिमाग ठंडा रखने से हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। पता नहीं तुम किस दिल और दिमाग के आदमी हो, इतनी बड़ी बाजी हारकर नरमी और सुकून से बोल रहे हो। पोरस ने जवाब नहीं दिया। वो खला में तक रहा था, कुछ सोच रहा था और जेरे लब मुस्कुरा रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस बर्फानी इलाके में मुझे एक रात गुजारनी है या 10 रातें, या फिर वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी, क्योंकि एक त्यारे में 7 और एक हेलीकॉप्टर में 4 सुराग रसां और किराए के कातिल आ रहे थे। मुझे तलाश करते हुए इस 2 मंजिला इमारत में रात गुजारने वाले थे, जहां एक आलमी सतह का मुजरिम और अमरीकी एजेंट पैरी बर्टन और उसकी बीवी रोमी बर्टन रहते थे। पैरी बर्टन इस सर्द इलाके में रहने के बावजूद शराब और नशे से परहेज करता, यानी वो योगा का माहिर था। उसने $1 लाख में मेरी हलाकत का सौदा किया था, इसलिए वहां आने वाले सुराग रसानों और किराए के कातिलों को अपनी 2 मंजिला इमारत में आने की इजाज़त दे रहा था। इस इमारत के अतराफ 2 किलोमीटर के रकबे से कोई फरार होने वाला मुजरिम या स्मगलर नहीं गुजर सकता था। इन हिस्सों में उसने मौत का जाल बिछा रखा था। इसके अलावा पैरी बर्टन वहां आने वालों का सामना नहीं करता था। उस इमारत के तय खाने में जाकर रहता था। तय खाने में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात थे जिनकी मौजूदगी में कोई उस इमारत के करीब या तय खाने की तरफ आता तो पैरी बर्टन उसे टीवी स्क्रीन पर देख लिया करता। वहां बिजली नहीं थी, लेकिन एक ताकतवर जनरेटर था जिसे शाम से सुबह तक ऑन रखा जाता। वहां मुझे तलाश करने वाला एक त्यारा पहले ही आ चुका था। जहां मैंने अपना हेलीकॉप्टर उतारा था उससे कुछ फासले पर त्यारे को उतारा गया। उसमें से 7 अफराद पूरी तरह मुसल्ला होकर और ज़रूरी सामान की किट्स लेकर इमारत की तरफ जा रहे थे। इमारत में रहने वाली रूमी बर्टन उन सबको फ़ोन पर कह चुकी थी कि वो सब इमारत से 2 किलोमीटर दूर रुक जाएं। वो माइक और स्पीकर के जरिए उन्हें गाइड करेगी कि इस इलाके के किस हिस्से से कतराकर और बचकर गुजरना चाहिए, क्योंकि वहाँ बर्फ़ में छुपे हुए जानलेवा आहनी शिकंजे थे। जहाँ ऊंचे दरख्त थे वहाँ नायलॉन की रस्सियों के फंदे थे। उनमें फंसने वाला एक झटके से दरख्त की बुलंदी पर जाते हुए दम तोड़ देता था। इसके अलावा कहीं कहीं बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। तैयारी में आने वाले जब फ़ोन पर रोमी बर्टन से बातें कर रहे थे तभी मैं उनके दिमागों में पहुंच गया। जो बाकी रह गए उनके अंदर भी पहुंचता जा रहा था। फिर हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसमें सर्चिंग टीम के 4 अफराद आ रहे थे। मैं उनके दिमागों में बहुत पहले ही पहुंच चुका था। इस तरह पैरी बर्टन को छोड़कर सभी मेरी टेलीपैथी के निशाने पर थे। हेलीकॉप्टर से एक सुराग रसा ने रूमी बर्टन से फ़ोन पर कहा, त्यारे वाले इमारत के अगले हिस्से से पारस को तलाश करने आ रहे हैं। हम इमारत के पिछले हिस्से में हेलीकॉप्टर उतारें और उधर से पारस को तलाश करते हुए आएंगे। मैंने खुद को पारस जाहिर किया था, इसलिए वो सब मुझे पारस ही कह रहे थे। अभी दिन की कुछ रोशनी थी। 1 आध घंटे बाद अंधेरा होने वाला था। मैं उन सब से पहले इस इमारत के करीब पहुंच गया और एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी की कार में था जहां दूर से मुझे देखा नहीं जा सकता था। मैं वहां आराम से बैठकर रूमी बर्टन के दिमाग में पहुंचा हुआ था। त्यारे में आने वाला एक सुराग रसा फ़ोन पर कह रहा था, हम इमारत से 2 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ एक दरख्त पर तख्ती लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है, खबरदार यहाँ से गुजरना मना है। रूमी बर्टन ने पूछा, तख्ती का नंबर बताओ। उसने कहा, उस पर 12 नंबर है। रूमी ने कहा, उस तख्ती से सीधे चले आओ, 100 गज के फासले तक कोई खतरा नहीं है। जहाँ बर्फ़ का एक पुतला बना हुआ है उसके करीब से दाएं तरफ मुड़कर एक बर्फानी टीले के पास आओ। वहाँ से दाएं तरफ हमारी इमारत के सामने घूम जाओ
और अहाते के गेट के सामने आकर मेरी दूसरी हदायत का इंतजार करो। वो 7वीं तख्ती से आगे चलने लगे। 100 गज के फासले पर एक बर्फानी पुतला दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। वो सब वहां रुक गए। अब उन्हें दाएं तरफ मुड़कर बर्फानी टीले की तरफ जाना था। मैंने एक सुरागरसां के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दाएं तरफ मुड़ने नहीं दिया। बर्फानी पुतले से आगे दौड़ा दिया। 2 कदम आगे जाते एक धमाका हुआ। उधर बारूदी सुरंग थी। वो भागने लगे। भागने वाले 3 बचे, बाकी 4 वहीं फना हो गए। रूमी ने माइक और लाउडस्पीकर से चीख कर पूछा, ये तुम लोगों ने क्या हमाकत की है? क्या मेरी हदायत समझ में नहीं आई थी? जिंदा बचने वाले 3 अफराद अपने 4 मुर्दा साथियों को देख रहे थे। उन मरने वालों में से 2 के पास मोबाइल फ़ोन थे। जिंदा रहने वालों में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो उन मुर्दों से मोबाइल फ़ोन लेने के लिए खुद मरने जाते। अब वो रोमी बर्टन से फ़ोन पर बातें नहीं कर सकते थे। वो लाउड स्पीकर के जरिए पूछ रही थी, मैं मोबाइल से रब्ता कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे मोबाइल खामोश हैं। क्या तुम सब मर चुके हो? वो तीनों जवाब नहीं दे सकते थे। उन्हें रोमी की हदायत याद थी। वह बर्फानी टीले की तरफ सहम कर जाने लगे। उस टीले के पास पहुंचकर उन्हें बाएं जानिब इमारत के सामने घूमकर सीधे गेट तक जाना था। फासला बहुत था, मगर गेट के पास पहुंचने तक कोई खतरा नहीं था। मैंने किराए के एक कातिल को बाएं जानिब घूमने नहीं दिया। वो अपने साथियों के पीछे था। सीधा टीले के उस पार चला गया। इसके साथ ही उसकी चीख सुनाई दी। उसका पैर आहनी शिकंजे में फंस गया था। मैंने दूसरे के दिमाग में पहुंचकर उसे साथी की मदद के लिए दौड़ाया। बर्फ में छुपे हुए दूसरे आहनी शिकंजे में दूसरे का पैर फंस गया। दोनों तकलीफ की शिद्दत से चीख रहे थे। तीसरे ने अपनी गन का रुख उनकी तरफ करते हुए कहा, गधे के बच्चों, उधर जाने की जरूरत क्या थी? लो अब मरो। उसने 2 फायर किए। शिकंजे में फंसे हुए दोनों साथियों ने दम तोड़ दिया। फायर करने वाले ने अपना सर खुजाते हुए सोचा, ये मैंने क्या किया? अपने ही दोस्तों को मार डाला। मुझ जैसे कमीने दोस्त को जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसने सोचा, फरहाद की हलाकत के बाद मैंने कितने ही खतरनाक किराए के कातिलों को मरते देखा है। उसके दोनों बेटे किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पूरे हिफाजती सामान के साथ पारस को कत्ल करने के ठोस मंसूबे बनाकर आए हैं। इसके बावजूद मेरी आंखों के सामने मेरे 6 साथी मारे गए। सिर्फ मैं बचा हुआ हूँ। आगे जाऊंगा तो जरूर मारा जाऊंगा। दानिशमंद यह है कि यहाँ से वापस चला जाऊं। ये सोचते ही वह पलट कर जाने लगा। तेजी से चलता हुआ उस तख्ती के पास पहुंचा जिस पर लिखा था, खबरदार, यहाँ से गुजरना मना है। वह तख्ती के पास से घूमकर उधर दौड़ते हुए जाने लगा जहाँ त्यारी को उतारा गया था। वह त्यारा तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर था। मैंने रोमी बर्टन के ख्यालात पढ़े। वह हेलीकॉप्टर में आने वाली सर्चिंग टीम के सुरागरसां से कह रही थी, हमारी बिछाई हुई एक बारूदी सुरंग फट गई है। तुम लोगों ने धमाके और 2 फायरों की आवाज़ सुनी होगी। दूसरी तरफ से सुरागरसां ने कहा, हमने धमाके की आवाज़ सुनी है, लेकिन फायरिंग की आवाज़ से ये बात समझ में आती है कि पारस उधर है। उसी ने हमारे आदमियों पर गोलियां चलाई हैं। रूमी ने कहा, मोबाइल के जरिए उधर किसी से रब्ता नहीं हो रहा है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मालूम होता है त्यारे के सब लोग मारे गए हैं। हमारा भी यही ख्याल है। अब पारस हमारी तरफ आएगा। उसने हमारे हेलीकॉप्टर को इमारत के पीछे उतरते देखा होगा। तुम लोगों को बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। रात की तारीकी और तुम लोगों को इधर आने के लिए टॉर्च रोशन रखना होगी। वो तुम्हारी टॉर्च की रोशनी से तुम्हारा निशाना ले सकता है। हम मोहतात हैं। टॉर्च को जलाकर चंद कदमों तक रास्ता देखकर उसे बुझाते ही बर्फ़ पर लेट जाती हैं या जगह बदल देती हैं। मैंने उस शख्स को देखा जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ त्यारे के पास आया था। अब इसमें सवार होकर वहाँ से जाना चाहता था। त्यारे के पिछले हिस्से में जहाँ असलिया और खाने पीने की चीज़ें स्टोर की गई थी, वहाँ से उसने एक भारी कुव्वत का टाइम बॉम्ब निकाला। इसे ऑन करके 5 मिनट का वक्त ब्लास्टिंग के लिए मुकर्रर किया। फिर पायलट सीट पर आकर त्यारे को बर्फ़ की सख्त हमवार सतह पर दौड़ाने लगा। बम का मुकर्रर वक्त गुजर गया। यकबारगी ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि रोमी बर्टन चीखें मारती हुई इधर से उधर भागने लगी। तैयारा इमारत से 1 किलोमीटर दूर था, मगर इमारत की दीवारें लरस गई थीं। दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। तैयारे के भारी भरकम बड़े टुकड़े जहां कर गिरे वहां बारूदी सुरंगें थीं। उनके बायस वह सुरंगें दूर तक मजीद धमाके करती चली गईं। वहां तो जैसे क़यामत आ गई थी। मुसलसल धमाकों के बायस बर्फ़ पिघलकर सैलाब की तरह नशेब की तरफ बहने लगी। रूमी इंटरकॉम के जरिए पैरी बर्टन से कह रही थी, तुम तय खाने में हो। अगर ये इमारत खंडर बनेगी तो तुम कभी तय खाने से बाहर नहीं निकल सकोगे। तुमने मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दिया है। पैरी बर्टन ने कहा, हौसला करो, कुछ नहीं होगा। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। वो तैयारा हमारी इमारत से दूर ब्लास्ट हुआ है। सिर्फ ये परेशानी है कि हमारी बिछाई हुई बारूदी सुरंगें फट रही हैं और ये हमारे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर है। अगर पारस इस हेलीकॉप्टर को हमारी इमारत पलाकर ब्लास्ट कराएगा तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये तो बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तुम लाउड स्पीकर से पारस को मुखातिब करके सुलह की बात करो। उसे यकीन दिलाओ कि इस इमारत में सर्चिंग टीम के सुरागरसां और किराए के कातिलों को नहीं आने दिया जाएगा। मैं अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से रब्ता कर रहा हूँ। उसे यहाँ के हालात बताऊँगा। मैं इस दौरान में उस पहाड़ी गार से निकलकर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में उस इमारत के पीछे जा रहा था। मैंने उस इमारत से 2 किलोमीटर दूर का फासला रखा हुआ था। ऐसे वक्त रोमी लाउड स्पीकर से पारस को मुखातिब करने लगी। हेलो पारस, मैं इस इमारत की मालका बोल रही हूँ। तुमसे समझौता करना चाहती हूँ। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है।
तुमने आधे से ज़्यादा दुश्मनों को हलाक किया है। अब तुम्हारे जो दुश्मन हेलीकॉप्टर से आए हैं, मैं उन्हें अपनी इमारत में दाखिल नहीं होने दूंगी। उन्हें यह नहीं बताऊंगी कि मैंने इमारत के बाहर कहाँ कहाँ मौत का जाल बिछा है। वो इधर आने से पहले ही बेमौत मारे जाएंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी इमारत के अतराफ तबाही ना फैलाओ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे मोबाइल का नंबर नोट करो और अभी मुझसे रब्ता करो। उसके मोबाइल फ़ोन नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जब चाहता उसके दिमाग से मालूम कर लेता। दूसरी तरफ से सर्चिंग टीम के सुरागरसा ने फ़ोन पर कहा, मैडम, ये आप पारस से क्या कह रही हैं कि आप हमारी इमारत तक पहुंचने के लिए रहनुमाई नहीं करेंगी? रोमी ने कहा, ज़रा अकल से समझा करो। मैं उससे दोस्ती करके उसे यहाँ की चार दीवारी में बुलाऊंगी तो तुम सब आसानी से उसका खात्मा कर सकोगे। अब फ़ोन पर मुख्तसर गुफ्तगू करो क्योंकि वह मुझसे इसी फ़ोन पर बातें करने वाला है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया। इमारत से 2 किलोमीटर दूर रहकर चलता हुआ उस हिस्से में पहुंचा जहां दूसरी सर्चिंग टीम के 4 अफराद थे। मैंने एक बार टॉर्च की रोशनी देखी, फिर वो रोशनी बुझ गई। वह चारों आगे तक रास्ता देखकर फिर अंधेरे में संभल कर चल रहे थे। लाउड स्पीकर से फिर रोमी की आवाज़ गूंजने लगी, हेलो हेलो मिस्टर पारस, मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे बताया गया है कि तुम पारस हो और अपने मकतूल बाप का इंतकाम ले रहे हो। ये तुम अच्छी तरह समझते हो कि उनकी हलाकत में हमारा हाथ नहीं है। अभी मैं अमली तौर पर तुमसे दोस्ती का सबूत देने के लिए तुम्हारे बाकी दुश्मनों का रास्ता रोक रही हूँ। वो लोग इस इमारत में दाखिल होने से पहले ही जगह जगह मौत के जाल में उलझ कर फना हो जाएंगे या फिर यहाँ से भाग जाएंगे। वह अभी कुछ और भी कहना चाहती थी मगर एक चीख सुनकर चुप हो गई। सर्चिंग टीम का सुरागरसा नायलॉन की रस्सी के फंदे से उलझकर एक दरख्त की बुलंदी तक चीखता हुआ गया था, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो लोग जहाँ से गुजरते हुए इमारत की तरफ जा रहे थे वहाँ खतरे से आगाह करने वाली तख्ती नजर नहीं आई। वह तख्ती उनके करीब ही थी, लेकिन तारीकी में आगे बढ़ने के बायस वो अंदाज़ा ना कर सके कि कितनी दूर आ गए हैं। एक शख्स ने बर्फ़ पर लेटकर दरख्त की बुलंदी की सिमत टॉर्च रोशन की। उन्हें बहुत बुलंदी पर वह मुर्दा सुरागरसा लटकता और झूलता हुआ नजर आया। उसके एक हाथ में टीटी और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन था। वह दोनों चीज़ें उसके हाथों से निकलकर बुलंदी से गिरती हुई नीचे बर्फ़ पर आ गई। उनके लिए टीटी जैसा हथियार ज़रूरी नहीं था। वह सब पूरी तरह मुसल्ला थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन एक ही था। वह सुरागरसा के पास रहता था। बाकी 3 किराए के कातिल उसकी रहनुमाई में वहां तक आए थे। फ़ोन बर्फ़ पर आ गिरा। उसमें से बजर की आवाज़ उभर रही थी। एक ने कहा, मैडम रोमी हमसे रब्ता कर रही हैं। दूसरे ने कहा, वह फ़ोन हमारे लिए ज़रूरी है। हम इसी के ज़रिए मैडम से रहनुमाई हासिल करके इमारत तक बखैरियत पहुंच सकती हैं। फ़ोन से मुसलसल बजर की आवाज़ उभर रही थी। मैंने एक को बेख्तियार उधर दौड़ने पर मजबूर किया। वह दौड़ता हुआ फ़ोन के पास आया, फिर एक चीख मारकर गिर पड़ा। बर्फ़ में ज़रा धंसते हुए तड़पने लगा। उसका एक पैर फौलादी शिकंजे में फंस गया था। तीसरे ने कहा, हम जिसे मारने आए थे उसके साए तक भी ना पहुंच सके, लेकिन हम मौत के साए में सांस ले रहे हैं। हमारी भी सांसें किसी वक्त पूरी हो सकती हैं। चौथे ने कहा, जब हमारी और त्यारे में आने वाली टीमें उसे ना मार सकी तो हम दोनों उसका क्या बिगाड़ लेंगे? हम 2 नहीं 3 हैं। तीसरा फौलादी शिकंजे में तड़प रहा है मगर जिंदा है, उसे कैसे बचाया जाए? उसे ऐसे बचाया जा सकता है। एक ने शिकंजे में तड़पने वाले को गोली मार दी, फिर कहा, हम उसे बचाने जाते तो बेमौत मारे जाते, अब तो वापसी में बेहतरी है। उसने सामने खड़े हुए तीसरे साथी को गोली मार दी, फिर वहां से दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा। मैं रास्ते में खड़ा हुआ था। वह मुझे देखकर ठिठक गया। मैंने आगे बढ़कर उसे अपना मोबाइल फ़ोन देकर कहा, यह फ़ोन तुम्हारे काम आएगा। यहाँ मौत है, जाओ यहाँ से भागो। वो मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में आया। फिर उसमें सवार होकर फ़ोन के जरिए रब्ता करते हुए कहा, मैडम त्यारे में 7 और हेलीकॉप्टर में 4 आए थे। आप हिसाब लगाएं, 10 मारे गए हैं। सिर्फ मैं रह गया हूँ। इससे पहले कि वो मौत बनकर मुझ तक पहुँचे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहूँगा। ये कहते उसने फ़ोन को ऑफ करके हेलीकॉप्टर से बाहर बर्फ़ पर फेंक दिया। इंजन को स्टार्ट किया। गर्दिश करते हुए पंखे का शोर रोमी बर्टन सुन रही थी। फिर उस परवाज़ करने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर होती चली गई, हत्ता कि वो आवाज़ माधूम हो गई। इस इमारत में रोमी बर्टन और उसके तहखाने में पैरी बर्टन खामोश बैठे इंतज़ार कर रहे थे। उनका ख्याल था वो हेलीकॉप्टर वापस आ सकता है। मैंने बर्फ़ पर पड़े हुए अपने मोबाइल फ़ोन को उठा लिया, फिर इमारत की तरफ जाने लगा। बर्फ़ में पाँव धंस रहे थे। मैं वहां पहुंच गया जहां 3 किराए के कातिल मुर्दा पड़े थे और सुरागरसा दरख्त की बुलंदी पर मुर्दा लटक रहे थे। मैंने पेंसिल टॉर्च की रोशनी से दाएं बाएं देखा। वहां एक तख्ती नजर आई। मैंने करीब जाकर पढ़ा। उस पर वही ताकीदी फिक्रा लिखा हुआ था, खबरदार यहाँ से गुजरना मना है। उस तख्ती पर नंबर 30 लिखा हुआ था। रोमी के ख्यालात बताने लगे कि 30 नंबर की तख्ती से आगे बढ़कर कहाँ दाएं और कहाँ बाएं मुड़ना है, कहाँ मौत है और कहाँ जिंदगी की जमानत। वो नहीं जानती थी कि उसके चोर ख्यालात मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद इंटरकॉम के जरिए बोली, पैरी अब वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आएगा। जितने लोग यहाँ आए थे वो सब मुर्दा पड़े हैं। अब तुम तय खाने से चले आओ। पैरी बर्टन की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम्हारी अकल घास खाने लगी है? ये क्यों भूल रही हो कि पारस इस इमारत के बाहर कहीं मौजूद है? वो यहाँ आ सकता है।
कैसे आ सकता है? उसने अपने दुश्मनों का अंजाम देखा है कि जो मेरी रहनुमाई के बगैर आता है मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। रोमी से आगे भी सोचा करो, उसके पास डिटेक्टिव आलात हो सकती हैं। वो उन आलात के जरिए आहनी शिकंजे और बारूदी सुरंगों का सुराग लगा सकता है। मेरी जहानत कहती है कि उसे बाबा साहब के दायरे से किसी टेलीपैथी जाने वाले का सहारा मिल रहा है और वो ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकता है। रोमी ने सहम कर कहा, तुम मुझे डरा रहे हो और मुझे यहाँ तनहा छोड़कर खुद तय खाने में महफूज हो गए हो। प्लीज़ मुझे भी अपने पास बुला लो। तुम जानती हो कि तुमसे पहले भी मेरी जो बीवियाँ थीं वो भी तय खाने का रास्ता नहीं जानती थी और ना मैं किसी को यहाँ लाया करता था। तुमने भी आज तक उस तय खाने को नहीं देखा और ना कभी देखोगी। पैरी, ये क्या कह रहे हो? क्या मुझे खतरात से बचाना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है? मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ छुपा हुआ हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस तय खाने में कैसे कैसे हालात हैं। मैं यहाँ से भी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ और किसी भी बड़े खतरे का मुकाबला कर सकता हूँ। इस इमारत में दाखिल होने वाले को मरने पर या यहाँ से भागने पर मजबूर कर सकता हूँ। तुम खुद को तनहा ना समझो, वहाँ इत्मीनान से रहो। छत की चारों सर्च लाइट्स ऑन करो। अगर वो किसी तरह छुप कर आना चाहेगा तो मैं उसे टीवी स्क्रीन पर देख लूँगा। रोमी ने उसकी हदायत पर अमल किया। उस इमारत के चारों तरफ 4 अदद सर्च लाइट्स दाएं से बाएं घूमने लगी। दूर से रोशनी जाती रही। उस रोशनी में कोई बर्फ़ पलेट कर रेंगता हुआ आता तब भी देख लिया जाता, लेकिन उन्होंने सर्च लाइट्स ऑन करने में देर की थी। मैं इस वक्त इमारत के एक नीम तारीख बरामदे में पहुंच गया था। रोमी के ख्यालात ने बताया कि जनरेटर ऑन करने के बाद कम से कम रोशनी की जाती है। इमारत के अंदर जहां रहना होता था या जहां से गुजरना होता था वहां की लाइट्स ऑन करके वापसी में बुझा दी जाती थी। किचन और बेडरूम में कभी गैस लाइट और कभी लालटेन रोशन रखी जाती थी ताकि जनरेटर पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। ख़तरा महसूस करते वक्त सर्च लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल किए जाते थे। मेरे लिए मालूमात ज़रूरी थी। जब वो जनरेटर ख़रीद कर लाया गया था तो 8 बरस तक उसकी कारकर्दगी ठीक रही थी। फिर इसमें कभी कभी खराबी पैदा होने लगी। पैरी बर्टन एक अच्छा मैकेनिक था, उसकी खराबियां दूर कर लिया करता था। वह जनरेटर फिर काम करने लगता था। मैं बरामदे की नीम तारीकी में खड़ा रोमी के ख्यालात पढ़ रहा था। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गैराज के पास वो बहुत बड़ा जनरेटर था और मैं करीब ही उसकी आवाज़ सुन रहा था। अगर उसमें अचानक खराबी पैदा हो जाती तो उसकी मुरम्मत करने के लिए पैरी बर्टन को तय खाने से बाहर उस जनरेटर रूम में आना पड़ता। रोमी कुछ नहीं कर सकती थी, उसकी खराबी पैरी बर्टन ही दूर कर सकता था। मैं नीम तारीकी में रहने की कोशिश करते हुए जनरेटर रूम में आया। इतना तो समझता था कि पैरी बर्टन के पास एक या एक से ज़्यादा टीवी होंगे, तब भी उसे चैनल बदल बदल कर देखना पड़ेगा कि मैं इमारत के बाहर किस सिमत से आ रहा हूँ। और वह इमारत इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर एक एक हिस्से को देखने के लिए बार बार चैनल को बदलने की ज़रूरत पड़ती रहती। फिलहाल उनके ख्याल में मैं इमारत के बाहर था, इसलिए स्क्रीन पर बाहर के हर हिस्से को देखा जा रहा था। मैंने जनरेटर रूम में पहुंचते ही मेन स्विच को ऑफ कर दिया। यकबारगी जनरेटर का शोर थम गया और हर तरफ तारीकी छा गई। पैरी बर्टन इंटरकॉम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वह इंटरकॉम जनरेटर से मुंसलिक था। रोमी अचानक तारीकी से सहम गई थी। उसने मोबाइल के जरिए पैरी से कहा, जनरेटर में कोई खराबी पैदा हो गई है, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है, प्लीज़ फ़ौरन आकर इसकी खराबी दूर करो। वो बोला, कैरोसिन लैंप जलाओ, मुझे ज़रा समझने दो कि जनरेटर में खराबी पैदा हुई है या पैदा की गई है। क्या तुम समझते हो कि पारस जनरेटर रूम तक आ सकता है जबकि कोई इमारत के बाहर 2 किलोमीटर दूर तक कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकता? फिर तुम स्क्रीन पर सर्च लाइट्स की रोशनियों में देखते रहे हो, क्या वो तुम्हें नजर आया था? प्लीज़ मुझे हालात को समझने दो। मैं चैनल बदल बदल कर इमारत के चारों तरफ देख रहा था। वो बाहर ऐसे हिस्सों से भी गुजर कर आ सकता है जहाँ के चैनल बदल कर मैं दूसरे हिस्से में उसे तलाश कर रहा था। मैं उनकी गुफ्तगू के दौरान में उस किराए के कातिल के पास पहुंच गया जो हेलीकॉप्टर ले जा रहा था। वह तकरीबन पौन घंटे तक परवास करता रहा था। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वह अफगानिस्तान की उसी सरहदी चौकी के करीब पहुंच रहा है जहां मैंने बुलंदी से पोशीवान की लाश फेंकी थी। वो किराए का कातिल मेरी मर्जी के मुताबिक हेलीकॉप्टर को और बुलंदी पर ले गया। फिर उसने अचानक इंजन को बंद कर दिया। पंखे की गर्दिश थम गई। वो हज़ारों फुट की बुलंदी से तीर की तरह आता हुआ सरहदी चौकी के पास गिरा। एक ज़बरदस्त धमाके के साथ भड़कते हुए शोलों की रोशनी दूर तक गई और वहां के मुसल्ला गार्ड्स दूर तक भागते चले गए। मैंने दिमागी तौर पर वापस आकर रोमी के ख्यालात पढ़े। वो एक के बाद दूसरा कैरोसिन लैंप रोशन कर रही थी। एहतियातन एक टॉर्च और पिस्तौल भी ले लिया था। पैरी बर्टन ने उसे कहा था कि वह टॉर्च और पिस्तौल लेकर जनरेटर रूम में जाए और यकीन करे कि वहां अंदर या बाहर पारस मौजूद नहीं है। रोमी जिस तरह उसकी हदायत पर अमल कर रही थी उससे मुझे शुबा हुआ जैसे वो सैरज़दा हो और किसी एतराज़ के बगैर उसकी हदायत पर अमल करती रहती हो। मेरे मुकाबले पर आने वाले 10 अफराद वहां मारे गए थे। वो खौफजदा थी। इसके बावजूद टॉर्च और पिस्तौल लेकर पैरी बर्टन की हदायत के मुताबिक जनरेटर रूम की तरफ आ रही थी। ये मुमकिन था कि उस पर तनवीमी अमल किया गया हो और ये अमल करने वाला पैरी बर्टन हो। मैंने इस हद तक समझ लिया कि आलमी सतह का मुजरिम अपने अंदर कुछ गैर मामूली सलाहियतें भी रखता है। मुझे इस इमारत में बहुत मोहतात रहना होगा
वह टॉर्च रोशन करती हुई जनरेटर रूम में आई। मैं उसके दिमाग पर हावी था और उसके पीछे चल रहा था। वो जनरेटर के चारों तरफ तलाश करने के बाद बाहर आई, फिर मोबाइल के जरिए पैरी बर्टन से रब्ता किया। इस बार वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, मैं जनरेटर रूम के दरवाजे पर हूँ, अंदर अच्छी तरह देख चुकी हूँ, कोई नहीं है। लेकिन दरवाजे के पास आते ही मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई दौड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह गया हो। अब कोई आवाज़ नहीं है। मैं टॉर्च की रोशनी में दूर तक देख रही हूँ। पैरी बर्टन ने कहा, टॉर्च बुझाकर 10-15 मिनट तक वहीं खड़ी रहो, पूरी तवज्जो से कोई आहट सुनने की कोशिश करती रहो। मैंने रूमी की बातों से पैरी बर्टन के दिल में शुबा पैदा कर दिया था कि वहाँ कोई है और उसे जनरेटर की मरम्मत के लिए तहखाने से बाहर नहीं आना चाहिए। रूमी उसकी हदायत के मुताबिक वहाँ खड़ी रही। मैं तारीकी में उसके करीब से गुजरकर इमारत के अंदर गया। चूंकि उसके दिमाग पर हावी था इसलिए ना मुझे देख सकी और ना मेरे कदमों की आहट सुन सकी। मैंने अंदर आकर एक कैरोसिन लैंप को उठाया, फिर किचन में आकर कैरोसिन चूल्हा जलाकर कुछ खाने की चीज़ें गर्म की। फिर खाने के दौरान में चूल्हे पर गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार की। फिर कॉफ़ी का मग और कैरोसिन लैंप उठाकर बड़े से ड्राइंग रूम में आकर आतिशदान के शोलों के करीब इजी चेयर पर कॉफ़ी पीने लगा। मैं रोमी से गाफिल नहीं था, उसके दिमाग में झांकता रहता था। वो पैरी बर्टन की हदायत के मुताबिक इमारत के दूसरे हिस्सों में मुझे तलाश करती हुई ऊपरी मंजिल की तरफ चली गई। मैं उस दौरान में पेट भरकर खाने के बाद कॉफ़ी पी रहा था और आतिशदान की गर्मी से लुत्फ उठा रहा था। पैरी बर्टन के लिए बहुत ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो गया था। उसने यकीनन अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया होगा। ये मालूम करना ज़रूरी था कि पैरी बर्टन की हिफाजत के लिए आइंदा किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले मैंने मालूम किया कि रोमी ऊपरी मंजिल में अच्छी तरह तलाश करने के बाद ग्राउंड फ्लोर में मेरी तरफ आ रही है। मैं उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। जब वो सीढ़ियाँ उतरकर बड़े से ड्राइंग रूम में जाने लगी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बड़े कमरे में आया। वहाँ आतिशदान में सूखी हुई लकड़ियाँ रखकर जलाने के दौरान में रूमी के दिमाग में भी जाता रहा। वो ड्राइंग रूम में पहुंचकर ठिठक गई। फ़ौरन मोबाइल के जरिए बोली, पैरी यहाँ कोई है? मैं कैरोसिन लैंप कॉर्नर्स पर रखकर गई थी। अब वो मेज़ पर है और एक खाली मग है जिसमें थोड़ी सी कॉफ़ी रह गई है। पैरी ने कहा, अगर कॉफ़ी का मग है तो किचन में जाकर देखो, वहाँ कॉफ़ी तैयार की गई होगी। पैरी, तुम मुझ जैसी तनहा औरत को खतरे का सामना करने कहाँ कहाँ भेजते रहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? फजूल बातों में वक्त ज़ाया न करो, किचन में जाओ। जैसे ही कोई नजर आए एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसे गोली मार दो। वो ना चाहने के बावजूद किचन में आई, फिर बोली, यहाँ खाने की कुछ चीज़ें यूँ बची हुई हैं जैसे किसी ने खाने के बाद उन्हें छोड़ दिया हो। बस अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारी इस बड़ी सी चार दीवारी के अंदर पारस पहुंच गया है, उसे आवाज़ दो, उससे दोस्ती करो। मैं अभी अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से बातें करता हूँ। मैं एक आला अफसर के दिमाग में पहुंच गया। उसका तरीक़ेकार जानता था कि जब कोई अहम बात होती थी तो उन तमाम अकाबरीन को खुफिया सिग्नल मिल जाता था और वो अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देते थे जो फ़ौज के आला अफसर से मुंसलिक रहते थे। उस आला अफसर ने भी यही किया था और फ़ौज के आला अफसर से होने वाली बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ से पैरी बर्टन की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशान होकर बोला, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। आपने किस किस्म के किराए के कातिलों को भेजा था? 7 त्यारे में और 4 हेलीकॉप्टर में आए थे। उनमें से 10 मारे गए और 11वां हेलीकॉप्टर में फ़रार हो गया। आला अफसर ने कहा, हमें फरहाद के दोनों बेटों की रिपोर्टें मिल रही हैं। अली तैमूर ने पेरिस में हमारी 2 बड़ी खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। तुम्हारी तरफ आने वालों में 11वां शख्स फरार हुआ था। वो हेलीकॉप्टर समेत अफगानिस्तान की सरहदी चौकी पर उस जगह आकर गिरा जहाँ पोशीवान की लाश को बुलंदी से फेंका गया था। तुम्हारी तरफ आने वाले सभी मारे गए हैं। फिर तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ही परेशानी है कि अब इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ आने वाले हमारे आदमी मारे गए हैं और उन्हें मारने वाला दुश्मन मेरे सर पर सवार हो गया, मेरी इमारत में घुसा है। मैं तहखाने में छुपा हुआ हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए उस छुपने वाले को देखकर एक खुफिया तकनीक से हलाक कर सकता हूँ, लेकिन उसने जनरेटर में खराबी पैदा कर दिया है। मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। मैं उस जनरेटर की मरम्मत करने के लिए तहखाने से बाहर नहीं निकल सकूंगा। हम मुतमईन थे कि फरहाद मर चुका है, लेकिन वो अपने दोनों बेटों की सूरत में जिंदा है और वो दोनों अपने बाप से भी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। फ्रांस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान हर मुल्क में हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर उन्हें ना रोका गया तो ये अमेरिका तक पहुँचेंगे। प्लीज़ आप अभी सिर्फ मेरा मसला हल करें। मेरे घर में घुस आने वाले को किसी तरह मार डालें या यहाँ से भगा दें। एक तरह से अच्छा है कि वो तुम्हारी 4 दीवारी में छुपा हुआ है। हम उसे चारों तरफ से घेर सकते हैं। मैं चारों तरफ से घेरने वालों का अंजाम देख चुका हूँ। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उससे फौजी अंदाज की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी? वो गोरीला जंग लड़ता है। प्लीज़ आप किसी टेलीपैथी जानने वाले की खिदमत हासिल करें। हम उस पर टेलीपैथी के जरिए भी हमला कराएंगे और इस बार गोरीला फाइटर्स और कमांडोज भेजेंगे। हमारे कमांडोज खुफिया आलात और तकनीक से बारूदी सुरंगों और फौलादी शिकंजों को आसानी से दरियाफ्त कर लेते हैं। इस वक्त तुम्हारी घड़ी के मुताबिक 9 साढ़े 9 बजे होंगे। हमारे गोरीले और कमांडोज रात के 3 बजे तक वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपकी मेहरबानी है। वैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने लिए कैसी कैसी हिफाजती तदाबीर करता हूँ। आप शायद समझ रहे हो कि अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी वगैरह के अहम राज दस्तावेजात की सूरत में यहाँ मेरे तहखाने में होंगे। अगर आप पारस को हलाक करने के लिए मेरे घर की 4 दीवारी को खंडर बना देंगे तो मैं भी पारस के साथ हलाक हो जाऊँगा। फिर कभी खुदाई करने वाले वो तमाम अहम और खुफिया दस्तावेजात आपको मिल जाएंगी तो आप ऐसी राय कायम करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। तुम ख्वामख्वाह हम पर शक कर रहे हो।
मैं आपको ऐसी गलती से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस इमारत को खंडर बना दिया जाएगा और मेरी मौत की इत्तला मेरे भाई तक पहुंचेगी तो वो घर का भेदी बनकर आपकी लंका ढा देगा। बहरहाल मैं रात 3 बजे तक इस तहखाने में कैद रहकर आपके गोरीलों और कमांडोज का इंतजार करूंगा। वो एलानिया नहीं आएंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन के जरिए तुम्हें उनकी आमद की इत्तला मिल जाएगी। पैरी बर्टन ने राब्ता ख़त्म कर दिया। मैं उस आला हाकिम के दिमाग में रहकर उनकी प्लानिंग सुनने लगा। फौज के एक अफसर ने कहा, हमें महाराज से काम लेना चाहिए। इस तरह 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो महाराज पैरी बर्टन की बीवी रोमी बर्टन के दिमाग से मालूम करता रहेगा कि पारस इस इमारत में कब तक रहेगा और वहां से कहां जाने का इरादा रखता है। उसे तो हमारे कमांडोज हलाक करेंगे। महाराज कमांडोज को बताएगा कि पारस उस इमारत के किस हिस्से में छुपता फिर रहा है। दूसरा फायदा यह है कि महाराज टेलीपैथी के जरिए किसी को भी आलाकार बनाकर पैरी बर्टन को जख्मी करेगा। फिर उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करेगा कि तमाम बड़े ममालिक के अहम खुफिया राज उसके तहखाने में है, या वाकई उसने तमाम खुफिया दस्तावेजात को अपने किसी भाई के पास छुपा रखा है। हमें उसके भाई की पूरी हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। सबने इस मशवरे की तारीफ की। फौज के आला अफसर ने एक मेजर से कहा, हमारे चालाक और मुस्ताद गुरीलों और कमांडोज की टीमें बनाकर अभी उन्हें करगान की तरफ रवाना करो। उन्हें पैरी बर्टन की 2 मंजिला इमारत के बारे में तमाम बातें तफसील से समझा दो। यहाँ से रवानगी में देर ना हो। उन्हें वहाँ के वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे पहुँचना चाहिए। फिर आला अफसर ने फ़ोन के जरिए महाराज के आलाकार से कहा, हम महाराज से अभी ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं, उन्हें इतला दो। हम सब यहाँ उनके मुंतज़िर हैं। थोड़ी देर बाद महाराज ने एक जूनियर फौजी अफसर की ज़ुबान से कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आला अफसर ने कहा, हमें खुशी है कि आप याद करते ही चले आते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने आपके बेटे को एक शहजादे की तरह रखा है। वो यहाँ बहुत खुश है। हाँ, मैं बेटे के दिमाग में पहुँचकर मालूम करता रहता हूँ। वो खुद को यहाँ कैदी नहीं समझ रहा है, खुद को मेहमान समझकर खुश रहता है। प्लीज़ आप अपने बेटे के लिए कैदी का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। जब तक आप हमारे काम आते रहेंगे, आपका बेटा अमेरिका का एक मोअज़्ज़िज़ शायरी बनकर रहेगा। मैं इस सिलसिले में बहस नहीं करूँगा। आप फरमाएं किसने मुझे याद किया है। वो महाराज को बताने लगे कि करगान के जनूब में सैकड़ों मील दूर बर्फानी इलाके में एक 2 मंजिला इमारत है जहाँ एक मियाँ बीवी रहती हैं। वहाँ पारस ने 10 अफराद को कत्ल किया और उस इमारत में घुसकर उन मियाँ बीवी के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। शायद वो एक रात वहाँ गुजार कर कहीं चला जाएगा, लेकिन ऐसी वीरान जगह उसे एक मकान की 4 दीवारी में घेर कर हलाक किया जा सकता है। फरहाद के बाद उसके दोनों बेटे दर्जनों किराए के कातिलों और उनके खुफिया एजेंटों को हलाक कर चुके हैं। आला अफसर ने फ़ोन के जरिए पैरी बर्टन से कहा, अपनी बीवी मिसेज रोमी बर्टन की आवाज़ फ़ोन पर सुनाओ। महाराज रोमी के दिमाग में रहकर तुम्हारे तमाम मसाइल हल करेंगे। कुछ देर बाद रोमी की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं इसके दिमाग में जा रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से भी मुझे पूरी मालूमात हासिल होनी चाहिए कि आप पारस के खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं। आला अफसर ने कहा, वहाँ के वक्त के मुताबिक रात 3 बजे तक हमारे गोरीले और कमांडोज वहाँ पहुँचेंगे। वो पारस को वहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। महाराज ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके रोमी के दिमाग में आया, उसे मुखातिब नहीं किया। खामोशी से वहाँ के तमाम हालात मालूम करने लगा। उसे वो तमाम वाक़यात मालूम हुए कि उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहदी चौकी और उस बर्फानी इलाके तक कितने ही किराए के कातिल, सुराग रसां और खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स फैले हुए हैं। पहले उन्होंने अली तैमूर को हलाक करना चाहा। वो पेरिस जाकर वहाँ की खुफिया एजेंसियों के लिए मौत का फरिश्ता बन गया है और अब पारस उस बर्फानी इलाके में है और वो भी पोशीवान जैसे नामी ग्रामी कातिलों को हलाक कर रहा है। अब तक वो किसी कातिल के निशाने पर नहीं आया है, लेकिन अब अमरीकी अकाबरीन को यकीन है कि उनके गोरीले और कमांडोज और फिर महाराज की टेलीपैथी पारस को वहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी। महाराज ने पूरी तफसील से वहाँ के हालात मालूम किए। फिर वो पारस के दिमाग में आकर बोला, मैं सूर्या राजुरफ महाराज हूँ। हाँ बोलो, मुझसे कोई काम है? तुमने पापा के आखिरी दिनों में उनसे वफादारी की है। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं बेटे। तुम्हारे पापा के लिए मेरा दिल रोता है। उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई और कई बार मेरे इकलौते बेटे महेश को दुश्मनों से महफूज रखा है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके बेटों के काम आता रहूँ। अभी तुम पैरी बर्टन के मकान में हो और अमरीकी अकाबरीन तुम्हें हलाक कराने के लिए गोरीलों और कमांडोज की टीमें भेज रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि अपनी टेलीपैथी के जरिए तुम्हें ट्रैप करूं। पारस ने पूछा, क्या वो आप पर भरोसा करते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे? हाँ, मेरा बेटा महेश उनकी कैद में है। उन्हें पूरा यकीन है कि मैं अपने बेटे की सलामती के लिए तुम्हारे खिलाफ उनका साथ दूंगा। फिर तो आप बेटे की सलामती चाहेंगे। तुम भी मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे पास आकर तुम्हें पेश आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूँ और तुम्हें एक ऐसी राज की बात बता रहा हूँ जिसे अमरीकी अकाबरीन नहीं जानते हैं। मैंने एक नौजवान पर तनवीमी अमल करके उसे अपना बेटा महेश बनाकर अमेरिका भेजा था और अमरीकी अकाबरीन बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहकर बहुत खुश हैं कि उन्होंने महेश को कैदी बनाकर मुझे मजबूर और बेबस कर दिया। आपने एक डमी महेश को अमेरिका में कैदी बनाकर क्यों रखा है और उनके सामने मजबूरी और बेबसी क्यों जाहिर कर रहे हैं? मैं अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुखालफत पैदा करना चाहता हूँ। एल्पा भी उस डमी को मेरा सगा बेटा महेश समझकर उसे अगवा कराना और उसे अपनी कैद में रखकर मुझे अपना ताबेदार बनाना चाहती है। फिर तो आप बड़ी ज़बरदस्त चाल चल रहे हैं। क्या आप मुझे इन तमाम हालात पर गौर करने के लिए आधे घंटे का वक्त देंगे? ज़रूर, तुम गौर करो, मैं आधे घंटे बाद आऊँगा। वो पारस के दिमाग से चला गया। सानी खामोशी से पारस के अंदर रहकर तमाम बातें सुन रही थी। उसने मेरे पास आकर महाराज की बयान की हुई तमाम बातें बताईं। मैंने कहा, मैं महाराज के सिलसिले में बहुत सी बातें जानता हूँ। मेरी हलाकत की खबर फैलने पर तमाम दुश्मन खुश होते रहे,
सिर्फ पोरस को सदमा हुआ, महाराज को भी अफसोस हुआ, लेकिन वो मेरी तरह टेलीपैथी की दुनिया पर छा जाने के लिए अमेरिका से गठजोड़ करने लगा। वो चाहता था कि ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए उसके बेटे महेश को भी टेलीपैथी का इल्म आ जाए। फिर उसकी अकल में बात आई कि बेटा अमेरिका जाएगा तो अमेरिकी अकाबरीन उसे कैदी बनाकर और एक बाप की कमजोरी बनाकर अपना ताबेदार बना लेंगे। लिहाजा उसने एक डमी महेश को अमेरिका भेज दिया। अब वो डमी महेश अमेरिका में कैद है और महाराज ये तमाशा देखने वाला है कि अल्पा भी उस डमी को असली महेश समझकर अगवा कराने वाली है ताकि महाराज को अपने काबू में रख सके। सानी ने कहा, इसका मतलब है कि महाराज अल्पा अमेरिकी अकाबरीन और हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। हाँ, अभी उसने हमें एतमाद में लेने के लिए राज बता दिया है कि अमेरिका की कैद में एक डमी महेश है। उसका ख्याल ये हो सकता है कि इस तरह उसे टेलीपैथी के जरिए मदद करने के बहाने पारस के अंदर जाते आते रहने की आज़ादी रहेगी। इस बर्फानी इलाके में किसी मौके पर पारस जख्मी होगा तो महाराज को उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाने का सुनहरी मौका मिल जाएगा। ये आस्तीन का सांप बनकर रहना चाहता है, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? अभी 10-15 मिनट के अंदर पारस को ट्रांस में लेकर उसका लबो लहजा बदल दो। मैं ऐसी तदबीर करता हूँ कि इसकी सोच की लहरें मेरे दिमाग में आया करेंगी। पारस ने महाराज को आधे घंटे बाद आने के लिए कहा। सानी के पास इतना वक्त था कि वो पारस का लबो लहजा बदल सकती थी। मैंने आमना को मुखातिब करते हुए कहा, बहुत अहम मामला है, इसलिए तुम्हारी इबादत में मखल हो रहा हूँ। प्लीज़ फ़ौरन पारस की आवाज़ और लबो लहजे को मेरे दिमाग में नक्श करो। आमना ने कहा, आंखें बंद करके पारस का तसव्वुर करो, फिर 1 मिनट के बाद आंखें खोल दो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने यही किया। महाराज आधे घंटे बाद मेरे दिमाग में आया। उसकी सोच की लहरों ने पारस के लबो लहजे के मुताबिक उसे मेरे अंदर पहुंचा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे मुकर्रर वक्त पर आ गया हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस इमारत में रहोगे तो दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकूंगा। चारों तरफ गहरी तारीकी है, जैसा कि तुम्हें मालूम होगा। इमारत के चारों तरफ बारूदी सुरंगें और फौलादी शिकंजे हैं। मैं एक पेंसिल टॉर्च की रोशनी में उनका सुराग नहीं लगा सकूंगा। वैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरी जान हाजिर है, बताओ मैं क्या करूं? इन मियाँ बीवी के दिमागों में झांक कर मालूम करते रहो कि मौत का जाल कहाँ कहाँ बिछाया गया है और मुझे किन रास्तों से गुजर कर इस इमारत से दूर चले जाना चाहिए। मैं अभी इनके दिमागों में झांक कर मालूम करता हूँ। वह चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, बड़ी मुश्किल है। दोनों मियाँ बीवी पैरी बर्टन और रोमी बर्टन योगा के माहिर हैं। उन दोनों ने मेरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली थी। मैंने अनजान बनकर कहा, महाराज मैं तो समझ रहा था कि रोमी शराब पीती है, उसके दिमाग में जगह मिल जाएगी। यहाँ जो शराब की बोतलें हैं वो मेहमानों के लिए रखी गई हैं। रोमी शराब नहीं पीती है। महाराज का दोगलापन साफ जाहिर हो गया। उसके फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि मैं रोमी के दिमाग में जाता रहता हूँ। मैंने कहा, तुम अभी जाओ, मुझे कुछ सोचने समझने दो कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। वो चला गया। मैंने सानी से कहा, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, मुझ पर हमला करने वाले रात के 3 बजे तक आएंगे। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें महाराज के बेटे महेश के दिमाग में पहुँचाऊँगा। तुम उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर ऐसी जगह ले जाओ जहाँ महाराज ना पहुँच सके। फिर एक नौजवान पर तनवीमी अमल करके उसे महेश बनाकर उसी जगह पहुँचा दो जहाँ से तुम असल महेश को ले जाओगी। इन कामों से निमट कर मेरे पास आओ। सानी मेरे पास आई। मैंने उसे असल महेश के दिमाग में पहुँचा दिया। महाराज अमेरिका में जिस जूनियर अफसर को अलहकार बनाकर उसके जरिए दूसरे अकाबरीन से गुफ्तगू करता था, वो आर्मी हेडक्वार्टर में रहता था। मैं महाराज से पहले भी एक आध बार उसके अंदर जा चुका था। मैंने उसके अंदर पहुंचकर ये मालूम किया कि वो मेजर कौन है जो गुरीलों और कमांडोज की टीमें करगान की तरफ रवाना कर चुका है। मैं जूनियर अफसर के जरिए उस मेजर के दिमाग में पहुंचा। वो काबरीन सोच भी नहीं सकते थे कि फरहाद के बेटे इस मेजर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अली, तैमूर और पारस टेलीपैथी नहीं जानते थे। गुरीलों और कमांडोज की टीमें अपने अपने तौर पर अलग एक्शन के लिए अलग अलग तैयारों में रवाना हुई थी। उनमें से हर टीम का एक कमांडर था। इन तमाम कमांडोज का राब्ता उस मेजर से था और वह वायरलेस के जरिए उसे बता रहे थे कि वो कितना फासला तय कर चुके हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना फासला रह गया। फौजी अमरीकी हों या किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, उनमें से अक्सर शराब पीने के आदी होते हैं। फिर बर्फानी इलाकों में तो शराब उनके लिए लाजमी हो जाती है। जितने कमांडर अभी मेजर से रब्ता कर रहे थे, मैं उन सबके दिमागों में पहुंचता जा रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद सानी ने आकर कहा, पापा काम हो चुका है। मैंने असल महेश का लबो लहजा बदल दिया है। पारस ने उसे ले जाकर दूसरी जगह कैद कर दिया। फिर मैंने दूसरे नौजवान पर तनवीमी अमल करके असल महेश का लबो लहजा उसके दिमाग में नक्श करके उसे असल महेश की जगह पहुंचा दिया है। मैंने सानी को समझाया कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो नीलमा बनकर एल्पा के पास आई। एल्पा ने एक औरत की आवाज़ सुनकर कहा, नीलमा तुम इस औरत के अंदर रहकर बातें कर सकती हो। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि अपनी खोई हुई आत्मा शक्ति को हासिल करने के लिए दिन रात रियाजत और पूजा पाठ में मसरूफ़ रहती हूँ। आज इसलिए मजबूर होकर आई हूँ कि पोरस की तरह महाराज भी मेरा दुश्मन है। मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। उसका असल बेटा महेश हिंदुस्तान में है। वो एक डमी महेश के जरिए अमरीकियों को धोखा दे रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अमेरिका में रहने वाला महेश डमी है? महाराज ने अपने बेटे का लबो लहजा बदल दिया है ताकि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में ना जा सके। लेकिन मेरे पास इस हद तक आत्मा शक्ति है कि मैं खरे और खोटे को पहचान लेती हूँ। तुम मेरे दिमाग में आओ।
मैं तुम्हें असल महेश के अंदर पहुंचा दूंगी। एल्पा सानी के दिमाग में आई। उसने उसे अपने डमी महेश के पास पहुंचा दिया। उसमें और अमेरिका वाले डमी महेश में यह फ़र्क था कि महाराज ने जो लबो लहजा अपने बेटे के दिमाग में नक्श किया था वह हिंदुस्तान में रहने वाले महेश का लबो लहजा बन गया था। सानी ने कहा, तुम इसे अगवा करके कहीं छुपा दो, फिर महाराज से बोलो कि उसका असल बेटा तुम्हारे पास है, तो तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। ये कहकर सानी ने सांस रोक ली। एल्पा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अमेरिका में जो महेश था उसका लहजा ढका छुपा नहीं था। वहाँ की तमाम अकाबरीन और ऊंची सोसाइटी की लड़कियां उससे मिलती रहती थीं, लिहाजा उसके दिमाग में आसानी से पहुंचा जा सकता था। वह महेश एक अमरीकी रईस आज़म की एक कॉकटेल पार्टी में था। ऐसे वक्त मैंने 2 अफराद को आलाकार बनाया। एक के जरिए मेन स्विच को ऑफ किया, दूसरे के जरिए डमी महेश को गोली मार दी। उसे मुर्दा देखकर अमरीकी अकाबरीन के होश उड़ गए। महाराज जैसा टेलीपैथी जानने वाला अब अपने बेटे की मौत का इंतकाम उनसे लेने वाला था। सानी ने नीलमा बनकर महाराज को मुखातिब किया। महाराज, अधिराज, किन हवाओं में उड़ रहे हो? मैं नीलमा बोल रही हूँ। वो बोला, अब तो तुम कई महीनों के बाद रब्ता करती हो, आखिर कहाँ गुम रहती हो, क्या करती फिर रही हो? अब मैं उनके पास जाती हूँ जो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और अपनी बदकिस्मती से बेखबर रहती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? अपने अमरीकी महेश के पास जाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा। सानी उसके दिमाग से चली गई। महाराज ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। डमी महेश के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने अमरीकी अकाबरीन के दिमागों में पहुंचकर मालूम किया कि वहाँ एक कॉकटेल पार्टी में किसी ने उसके बेटे को गोली मार दिया। अब वो अपना बेटा तो नहीं था, लेकिन उसे बाप बनकर मातम करना और गुस्सा दिखाना था। वह फौज के जूनियर अफसर के अंदर रहकर उसके जरिए गरजने लगा, मैंने तुम्हारे किसी काम से इनकार नहीं किया, इसके बावजूद तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुम लोगों से ऐसा इंतकाम लूंगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी महाराज का नाम सुनकर कान पकड़ेंगी और तौबा करेंगी। तमाम अकाबरीन अपने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन उसने एक सगे बाप की तरह चैलेंज किया। तुम लोगों ने मेरी आइंदा नस्ल को मारकर जो नुकसान पहुंचाया, मैं उससे ज़्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम्हारे किसी मिशन को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूं और अभी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। वो गुस्सा दिखाकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फिर उसने दिमाग को ठंडा किया। वैसे भी नुमाइशी गुस्सा दिखा रहा था। अब वो सोचने लगा, दुनिया की नज़रों में वो मेरा बेटा था। उसे मेरा बेटा समझकर गोली मारने वाला मेरा कोई दुश्मन होगा? नहीं होगा, नहीं होगी। एल्पा ही ऐसी दुश्मनी कर सकती है। वो एल्पा के दिमाग में आया। वो बोली, मेरी आलाकार के पास जाओ, मैं आ रही हूँ। वो उसकी आलाकार के पास आया। वो बोली, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और तुम दिन रात मेरे पास आया करोगे। वो गरज कर बोला, तुमने मेरे बेटे को किसी आलाकार के जरिए गोली मारी है, अब तुम उसे मार कर क्या हासिल करोगी? वो हंसकर बोली, क्यों बनास्पति गुस्सा दिखा रहे हो? तुम्हारा बेटा जिंदा है और मेरे पास खैरियत से है। महाराज इस बात पर ज़रा सा चौंक गया, फिर बोला, क्या बकवास कर रही हो? महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अकल से पैदल हो। तुम्हारा बेटा मेरे पास है या नहीं, ये तुम चंद सेकंड में मालूम कर सकते हो। वो फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके उस डमी के अंदर पहुंचा जिसे सानी ने असल महेश का लबो लहजा दिया था। वो एक तारीक कमरे में कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। बाप ने तड़प कर पूछा, मेरे बेटे तुम कहाँ हो? पिताजी, आप आ गए हैं, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं। तुम कहाँ हो, इस जगह की निशानदेही करो। मैं नहीं जानता कहाँ हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर के लिए दिमागी तौर पर गायब हो गया था। जब दिमाग हाजिर हुआ तो मेरे अंदर एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो खुद को एल्पा कह रही थी और मुझे चैलेंज कर रही थी कि मुझे यहाँ से मेरा बाप भी नहीं ले जा सकेगा। अब ये बात समझ में आने वाली थी कि वो आइंदा एल्पा के सामने घुटने टेक कर कैसे गिड़गिड़ाता रहेगा। एल्पा हो, महाराज हो, पेरी बर्टन हो या अमरीकी अकाबरीन, सब मेरी हिकमत अमली की डोर पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे थे। मेरी तरफ आने वाले गोरिल्लों और कमांडोज की टीमों के तमाम कमांडर अपने अपने तैयारों में थे और मेरी मर्जी के मुताबिक असलहे की किट से हैंड ग्रेनेड निकालकर उनकी पिन्ने दांतों से दबाकर निकाल रहे थे। रात की तारीकी में ज़मीन और आसमान के दरमियान एक के बाद दीगरे त्यारों के परखच्चे ज़ोरदार धमाकों से उड़ते और बिखरते जा रहे थे। ए मौत, तू अज़ल से आ रही है, मगर ज़िंदगी क़यामत तक तुझसे लड़ती रहेगी।